बाजार में है आज तेजी का दिन। पीएम के बूस्टर डोज के बाद बाजार खुले मजबूती और उसके बाद है एकदम सीमित दायरे में। तो आखिरी 1.5 घंटे में बड़ा सवाल है कि क्या कुछ अहम लेवल के ऊपर बाजार जाकर बंद हो पाएंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली। लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आज हम सुबह से ही देख रहे हैं अनिल जी ने जो लेवल्स की बात करी थी सुबह, वो लेवल्स बाजार रिस्पेक्ट कर रहे हैं। गैप अप के बाद थोड़ा मुनाफा वसूली आई, उसके बाद उन गेन्स को बाजार होल्ड कर रहे हैं और 100 पॉइंट ऊपर नीचे उसी के आसपास आप ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। तो आखिरी 1.5 घंटे में क्या ट्रेड होना चाहिए, अनिल जी हमें बताएंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। बहुत सारी गेस्ट पिक्स आएंगी, कुछ और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आने के लिए तैयार है। पर सर, उससे पहले इस समय बाजार की 5 बड़ी बातें क्या हैं? बिल्कुल दीप, और सबसे बड़ी बातों में राहत पैकेज के दम पर जो तेजी बनी है वो बाजार में बरकरार है। निफ्टी 9400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी में 800 अंकों से ज्यादा का उछाल है। 19,700 के बेहद करीब बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कुछ अहम लेवल्स के नजदीक या यूं कहें उनसे थोड़ा ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन सरकारी कंपनियों में जबरदस्त उछाल है। भेल आज बड़ी तेजी दिखाता हुआ 24% की मजबूती वहां पर दिखेगी। फार्मा शेयरों में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दबाव है। इंडेक्स 1% नीचे है और यूरोप के बाजारों में 1 से 2% की गिरावट है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स हल्की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब 50 अंकों के आसपास की तेजी डाउ फ्यूचर्स में दिखेगी। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स हमने कमजोर दिखे थे, 125-150 पॉइंट नीचे थे, उसके बाद रिकवर हुए, फ्लैट हुए और अब धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले बता दें 5 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने दी है आज क्लोजिंग 75 रुपये 45 पैसे। ये है आज का क्लोजिंग भाव करेंसी मार्केट का। तो दीप, कुल मिलाकर ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं इस वक्त, न बड़ी तेजी के न बड़ी मंदी के। यूरोप जरूर कमजोर है लेकिन उसकी वजह साफ है। कल अमेरिका का कमजोरी भरा सेशन आज यूरोप पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और डाउ फ्यूचर्स की 50 अंकों की मजबूती बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली नजर नहीं आ रही है इस वक्त यूरोप पर। बिल्कुल अनिल जी, आज तो खैर हमारा मूवमेंट पूरा डोमेस्टिक ही रहा है और अब जो फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे, उस पर भी नजर है। पर सर, बाजार की बात करते हैं। जो आपने सुबह लेवल्स बताए थे वो बाजार रिस्पेक्ट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का भी सवाल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है बट उसी रेंज के आसपास ट्रेड हो रहा है। और आपने सुबह भी कहा था जब मुनाफा वसूली आ गई कि आज की जो अपसाइड रेंज थी वो अब दोबारा नहीं आनी चाहिए। पर इस समय सेटअप क्या लग रहा है? आखिरी 1.5 घंटे के लिए बाजार आपको क्या क्यूज दे रहा है सर? थोड़ा सा मुश्किल काम है ये अंदाजा लगाना कि दिन के हाई पॉइंट की तरफ बंद होंगे या दिन के लो पॉइंट की तरफ। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत तेजी के साथ 9,550 के ऊपर बंद ना हो पाए। मेरे लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है जो सुबह मैं आपको बता भी रहा था कि कहाँ ओपनिंग होती है, दिन भर क्या करते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्लोजिंग में 3:30 पर एक लेवल देखना है, वो है 9,550 का। क्या मैं 9,550 के ऊपर आज बंद हो सकता हूँ? यदि हाँ तो फिर मैं 9,700, 9,900, 10,000 की तरफ बढ़ रहा हूँ और 9,700, 725 तो फिर मुझे शायद कल तक ही आता हुआ दिखे। तो आई डोंट नो, अभी मैं थोड़ी देर में डेटा विस्तार में देखूंगा। मैंने काम शुरू भी कर दिया है और आज मेरा पूरा वादा है आपसे कि मैं 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल पक्का दूंगा। आज मेरा इरादा ये भी है कि वो 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी में 2:25 के आसपास ही देने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा जल्दी, ताकि मिस ना हो। कल पिछले 2 दिन से मेरी ये स्ट्रेटेजी मिस हो रही है, दे नहीं पा रहा हूं, तो आज मैं देना चाहता हूं। डेटा भी बड़े इंटरेस्टिंग बनकर आ रहे हैं दीप। तो 2 चीजें, पहला 9,550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए आपको, ऊपर की तरफ। नीचे 9,300 के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 9,300 से 9,550 की रेंज में हम कहीं बंद होते हैं तो आप ये समझिए कि डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि बाजार क्या करना चाहता है। ठीक है, अगर 9,300 के नीचे बंद होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ताकत नहीं है, आप फिर कमजोर हो जाएंगे, 9,000 की तरफ बढ़ेंगे। 9,550 के ऊपर बंद हो जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप में ताकत है, आप 9,900, 10,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ है। तो अब देखते हैं बाजार किस तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन ओवरऑल डेटा बड़े इंटरेस्टिंग बनकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा समय देना होगा। बिल्कुल अनिल जी, डेटा इंटरेस्टिंग बन के आ रहे हैं, थोड़ा सा समय देते हैं आपको। बट 9,400 के ऊपर वापस निफ्टी 2.5% की तेजी के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी 900 अंक ऊपर 19,750 के।
इवेंट्स की बात करेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में, उसमें बात करेंगे। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ तैयार हैं, राकेश जी हमारे साथ हैं, कुणाल जी हैं, वागले साहब हैं, किरण जाधव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आशु मदान के साथ भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी बाजार पर व्यू क्या बन रहा है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। किरण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा एक स्टॉक पर, क्योंकि ये इतनी ज्यादा तेजी दिखा रहा है कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब इस पर ट्रेड बनता है कि नहीं ये भी बताइए, अगले अहम लेवल्स आप कौन से देख रहे हैं ये भी बताइए। बीएचईएल, वैसे तो सारे ही पीएसयू स्टॉक्स में तेजी बन रही है और हम इन सभी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट बीएचईएल 22% ऊपर। किरण जी, क्या चल रहा है स्टॉक में? नहीं, सही है। हमने भी मिस किया ये स्टॉक। एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला, पर जिस वेलोसिटी और वर्टिकल राइज दी गई, थोड़े से भी करेक्टिव रैली नहीं आई तो पकड़ना मुश्किल हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में। तो मेरा मानना है कि अभी भी अगर किसी के लॉन्ग पोजिशन है तो 25 के नीचे के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। 25 में लगभग 54 लाख शेयर्स का ओआई है और वो ट्रैप होता नजर आ रहा है। और अभी नेक्स्ट जो बैरियर है वो 30 का है, जहां पे 71-72 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट ऑप्शन बैरियर 30 है, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। 25 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए भेल पर। और भेल आज का स्टार परफॉर्मर, सारी सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा तेज दौड़ लगाता हुआ। सरकारी कंपनियों के लिए ऐसा लग रहा है कि आज का सेशन उन्हीं के लिए बना है, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह की तेजी बनती हुई दिख रही है। और तेजी की इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुणाल जी और राकेश जी के साथ। कुणाल जी, राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का आज का क्लोजिंग के शो का पहला बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, एल्गो ट्रेड है और खरीदारी की राय है बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, जिसका भाव 242 रुपए के आसपास फिलहाल चल रहा है। 242 का रेट है। और अनिल जी, चार्ट देखकर ऐसा लगता है कि स्टॉक में कोई बड़ी अनाउंसमेंट या कोई बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है और आज एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कई सारे सरकारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सर्किट पर हैं और इस स्टॉक में भी जो ब्रेकआउट है काफी ऊपर के लेवल्स इस पे देखने को मिलेंगे। तो भारत डायनेमिक्स को खरीदने की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। ड्राई डे बना था कल इसके अंदर और आज ड्राई डे के बाद के जो ब्रेकआउट होते हैं उसका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। 231 231 का स्टॉप लॉस है, 255 255 पहला टारगेट और 259 दूसरा टारगेट। भारत डायनेमिक्स पे खरीदारी की राय है। 255 259 255 259 ये है दो टारगेट जिसके लिए खरीदारी करनी है आपको भारत डायनेमिक्स में। 242 244 की रेंज में आप यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। ये है राय कुणाल जी और राकेश जी। स्टॉक ऑलरेडी 12% मजबूत है आज के सेशन में और वॉल्यूम्स भी फर्स्ट क्लास। 3.5 लाख शेयरों के वॉल्यूम्स इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 231 का। कुछ और ऐसी बेहतरीन कॉल्स आने वाली है, बाजार पर राय भी लेंगे आशु सर से, लेकिन उससे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं इवेंट्स पर। कौन सी इवेंट्स है जिन पर आज कल परसों में आपको रखनी है नजर? तैयार है मानसी बताने के लिए। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दौर अब शुरू होने वाला है, ये सबसे बड़ा इवेंट है जो फोकस में रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए इवेंट अभी आपने बताई है, 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन इसके अलावा इस हफ्ते के दौरान 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि वित्त मंत्री करने जा रही है। इस पर हमारी नजर है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में मारुति सुजुकी के नतीजे आने वाले हैं। 1 से 3 के बीच ये नतीजे हमारे सामने होंगे। वायदा बाजार में सीमेंस और गोदरेज कंज्यूमर दोनों ही कंपनियों के नतीजों पर हमारी नजर है। ये नतीजे भी बाजार के दौरान ही आते हुए दिखेंगे। कल निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज कल राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट है। आज एक्स राइट इश्यू पर ये ट्रेड कर रहा है और 1257 रुपए प्रति शेयर पर 53,125 करोड़ का राइट इश्यू लाने की कंपनी की योजना है। अशोक लेलैंड की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। एनसीडीज के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी सोच विचार करेगी। इसके अलावा अप्रैल डब्ल्यूपीआई के आंकड़े भी कल आते हुए हम देखेंगे। साथ ही एफएसडीसी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की कल एक बैठक होने जा रही है। खास तौर से अर्थव्यवस्था की हालात की पर समीक्षा होगी इस बैठक में और साथ ही कोरोना लॉकडाउन की स्थिति पर भी इस बैठक में बातचीत होगी। नतीजों के लिहाज से कल बायकॉन के नतीजे बाजार बंद होने के बाद निफ्टी वायदा बाजार में आते हुए दिखेंगे। मनप्पुरम फाइनेंस के नतीजे बाजार के दौरान
टाटा कंज्यूमर के भी नतीजे और साथ ही एस्कॉर्ट्स के नतीजे भी बाजार के दौरान आते हुए हम देखेंगे। शुक्रवार की अगर बात करें, रिजल्ट स्पेसिफिक डे होगा, सिप्ला के नंबर्स आएंगे 1 से 3 के बीच, निफ्टी स्पेस में नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स और टाटा केमिकल्स वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। ओके, ये है आपके लिए सारी इवेंट्स की लिस्ट जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए, लेकिन आज बाजार खुलने के बाद किन किन शेयरों में आई हैं खबरें और वहां पर हुआ एक्शन, बताने के लिए तैयार है देवांशी। देवांशी, बताइए खबरों वाले शेयर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज सबसे पहले नतीजों के लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक, इसके नतीजे आए हैं। मुनाफा इस बार 1267 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, 1408 करोड़ से घटकर, और ग्रॉस एनपीएज आप देखिए थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, 2.46% से घटकर 2.25% पे आते हुए दिखे हैं। नेट एनपीएज भी कम हुए हैं, 0.89% के सामने 0.71% पे आते हुए दिखे हैं। तो तिमाही आधार पर एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन प्रोविजंस इस बार काफी बढ़त देखने मिली है। 444 करोड़ से बढ़कर 1050 करोड़ पे प्रोविजंस बैंक ने पोस्ट किए हैं। मार्जिन इस बार बढ़े हैं 4.75% पर, जो कि काफी पॉजिटिव है। और आप देखिए इस बार जो नतीजे हैं अनुमान से हल्के से बेहतर एसेट क्वालिटी वाइज आते हुए दिखे। भारतीय एयरटेल, इनके अफ्रीकन ऑपरेशंस के नंबर्स मजबूत आए हैं। इनके जो आय है वो $78 करोड़ से बढ़कर लगभग 90 करोड़ डॉलर्स पर आते हुए दिखी है। और जो मुनाफा है वो भी 8.2 करोड़ से घटकर करीब $6.5 करोड़ पर आते हुए दिखी है, अनुमान से बेहतर है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, यूएसएफडीए से इनके श्रीकाकुलम के यूनिट 1 जो फॉर्मुलेशन प्लांट है, इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, ये पॉजिटिव है। और प्रीमियर एक्सप्लोजिव, छोटी कंपनी है जहां पे आरडीएक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी को लाइसेंस मिला है, ये 31 मार्च 2025 तक मान्य होगा। और बड़े सौदों में बीएचईएल, जिसके अब हम बात कर रहे थे, 30 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं, ₹22.70 प्रति शेयर के ऊपर। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर आज कुछ न कुछ एक्शन रहा है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक बार बाजार पर लेते हैं राय आशीष सर से। आशीष सर, बीचों बीच में हम अगर कल की क्लोजिंग से ऐसे देखेंगे तो बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, करीबन 200 अंक ऊपर हैं, और ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो करीबन 200 अंक नीचे भी हैं। तो क्या समझे, तेजी या मंदी? अनिल जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मार्केट में। अनिल जी, मैं इसको पता है कैसे देख रहा हूँ, मैं कल से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ पिछले थर्सडे से, जो 4 दिन पहले एक्सपायरी हुई थी। आपको भाव ध्यान है निफ्टी का क्या था अनिल जी? कब, कौन सी डेट का? ये पिछला एक्सपायरी अनिल जी, जो थर्सडे को हुआ था, वीकली एक्सपायरी। एनीवेज, सो अनिल जी मैं बताता हूँ, 9800 प्लस की एक्सपायरी थी, 9850, उसके बाद से गैप डाउन हुए हम। तो मेरा कहने का मतलब है अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये चीज तो पहले, तो क्या मतलब जो एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे थी वो तो 9800 प्लस की हुई, और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो मार्केट को 9500 भी क्रॉस नहीं करवा रहा। तो क्या माने कि शॉर्ट बलवान है पैकेज से भी 20 लाख के करोड़ से। सो ये टेक्निकल पोजीशन है अनिल जी, जो एक आपको एक बहुत बड़ा भाव भगवान होता है, स्क्रीन बता रही है कि शॉर्ट कवरिंग तो हमारे को 9850 ले गई थी, और 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारे को 9500 के क्रॉस नहीं करवा रहा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंसर है अनिल जी। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं मार्केट को, मैं पैकेज को गलत नहीं बोल रहा हूं, बहुत लोग समझते हैं। मैं एक और चीज अनिल जी, आज विश्वेश ने भी कहा नेशनल टीवी, तो मैं नेशनल टीवी पे बोला चाहता हूं, मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, मोदी जी का। द वे ही एंगेजेस पॉपुलेशन, द वे ही इज इन्वॉल्व विद पॉपुलेशन, द वे ही कनेक्ट्स विद द पॉपुलेशन एंड हिज इंटेंट, इट इज वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम सारी की सारी सर हमारे देश में एग्जीक्यूशन में है अनिल जी। पिछले 5 साल से मेक इन इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया के चलते भारत फोर्ज और बेल किस किस भाव के लोगों के प्लस हो गए और कहां खड़े हुए हैं वो मैं जानता हूं और आप जानते हैं। सो अनिल जी, जब तक ये एग्जीक्यूशन चाइना से जितना, शायद आई डोंट नो, मैं बाकी की बात नहीं करूं, जितनी दुनिया चिढ़ती होगी उतने हमें भी बुरा लगता है, जितने बाकी एंटी होंगे अपने को भी एंटी लगता है। सब लोग कहते हैं टिकटॉक यूज नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं भी उतना ही मानता हूं। लेकिन हमारे को वो सब जो बाकी चीजें लाने के लिए यहाँ पे अनिल जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो मेक इन इंडिया वाली चीज है, वो कहीं ना कहीं हर बार खो जाती है।
जब तक वो इंप्लीमेंट होगी वो इंटेंट में रहेगी, जब तक वो हार्ड कोर एक्शन नहीं आएगा तो ये जो सेल्फ रिलायंट वाली सारी चीजें हैं ना, ये हो नहीं पाती हैं। मैं भी उतना ही ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं भी उतना ही चाहता हूं और उतना ही एंटी हूं चाइना के कि हम क्यों चाइना पे डिपेंड करें या सारी दुनिया हम पे क्यों ना डिपेंड करें। पर अनिल जी, ये होने और कथनी और करनी में बहुत फर्क है और वो हो नहीं पाती। तो ये तो मेरी मैक्रो अनिल जी उस पे है जो आप सुबह कमेंट्री भी कर रहे थे, तो आई वॉज टेम्प्टेड टू से दिस। रही बात मार्केट की, सो अनिल जी मैं फिर आपसे पूछता हूं कि जो शॉर्ट पोजीशन थी वो तो 9800 के ऊपर ले गई और 20 लाख करोड़ का पैकेज, सो शायद मुझे लगता है कि इसमें और क्लैरिटी चाहिए। शायद इसमें लगता है कि द डेविल लाइज इन डिटेल, के डिटेल क्या आती है। अनिल जी बहुत चीजें समझने के लिए हैं। एविएशन है, अब एविएशन को पैसे क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट देगी या एविएशन के बैंक के लोन माफ करेगी या एविएशन के पैसे जो बैंक एविएशन बैंक को नहीं दे पाएगा या हॉस्पिटैलिटी नहीं दे पाएगी वो पैसे डायरेक्ट बैंक को जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो समझ नहीं आ रही, दो चार चीजें छोड़ के कोई तो कैसे होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अनिल जी मेरे लिए भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है और रेंज बाउंड मार्केट है, ना भाग रही है ना गिर रही है, उसी रेंज में रह रही है। कुछ ऐसा यूफोरिया अलग से बना नहीं और अच्छी बात है नहीं बना, और उसका कारण यही है अनिल जी कि शॉर्ट्स नहीं थे। उसका कारण यही है कि कल आपने टाइमली कवर कर दिया, लोगों ने शॉर्ट्स कवर कर लिए और लॉन्ग लेके गए। इसीलिए अनिल जी जो 400 पॉइंट या 500 पॉइंट या सर्किट की बातें हो रही थी वो 150-200 पॉइंट में सिमट के रह गई और सारा दिन एम्पल टाइम सबको मिल रहा है कि जिसने लेना है बेच लो, लेकिन वो मार्केट जो है 9400 पे खड़ी हुई है, ले भी लो बेच भी लो, ले भी लो बेच भी लो। सो अनिल जी कंसिडरिंग दिस मार्केट मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट 5 डेज का स्प्रेड बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस पर आपकी राय भी लूंगा और मुझे 2-3 मिनट उसमें अनइंटरप्टेड चाहिए होंगे क्योंकि लोगों को समझना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती होगी। वो अब इतना ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग बोल रहे हो ना, तो अब मेरे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है मेरा, अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तुरंत ही बिगुल बजा रहा हूँ और अगले 3 मिनट आशु सर का राष्ट्र के नाम संदेश। Over to you, Ashu sir. All yours. So अनिल जी निफ्टी चल रहा है 9400, राइट। मुझे कल की एक्सपायरी के बारे में मतलब नीचे की पुट बेच सकते हैं लेकिन वो एक छोटा ट्रेड हो जाएगा। सो अनिल जी ये आराम से सुनना और इसमें जल्दबाजी नहीं चाहिए तरीके से, और मैं व्यूअर्स को ही बोल रहा हूं कि कोई भाग के करने वाली चीज नहीं है, भाव कहीं नहीं भाग रहे हैं, वही रहते हैं, ये कोई फास्टेस्ट फिंगर्स वाली गेम नहीं है। मुझे 21 मई की अनिल जी 9400 की एक पुट लेनी है, 21 नवंबर की 21 मई की नेक्स्ट वीक की 9400 की एक पुट लेनी है और 9100 की 2 पुट्स बेचनी है। सो अनिल जी ये एक बियर स्प्रेड है, राइट। इसकी कॉस्ट बनेगी कोई 10, 15, 20 रुपए, लेकिन ये अनिल जी अकेला नहीं करना। मुझे इसके साथ 21 मई की 9400 की कॉल भी लेनी है एक और 9700 की 2 कॉल्स बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 20-25 रुपए। सो अनिल जी मैं फिर बोलता हूं, ये इंडिपेंडेंटली भी बना सकते हैं कि कोई बियर स्प्रेड पसंद करेगा, कोई बुल स्प्रेड पसंद करेगा, लेकिन मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर इसको ढंग से प्ले करना है तो ये पूरा स्प्रेड दोनों बनाने चाहिए ना। तो अगर इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं अनिल जी, 9400 की कॉल भी लेनी है, 9400 की पुट भी लेनी है। 9400 की कॉल के अगेंस्ट 9700 की 2 कॉल्स बेचनी है, 9400 की पुट के अगेंस्ट 9100 की 2 पुट्स बेचनी है। तो अनिल जी नीचे सेफ हो गया 8800, ऊपर सेफ हो गया 10,000। 9,000 से नीचे का मार्केट कितनी बार हमने कोशिश की है, नहीं जाता, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 89। सो ये 89,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नहीं टूट रही और मुझे अभी भी नहीं लगती कि कुछ टूटने के इमीडिएटली मतलब 20 लाख करोड़ के बाद भी टूट जाएगी तो अनिल जी फिर तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो 8800 सेफ है, ऊपर में 10,000 सेफ है। सो अनिल जी अगर ये कोई बुल एंड बियर स्प्रेड बनाता है तो 8800 टू 10,000 ये 1200 पॉइंट की रेंज है अनिल जी, 1200 पॉइंट की रेंज जो मैं अगले 5 दिन की एक्सपायरी के लिए प्ले करूंगा। इस 1200 पॉइंट की जो कॉस्ट है अनिल जी 40 रुपए है, 9400 पे कॉस्ट है 40 रुपए। अगर 9400 पे बंद हो गया तो ये 40 रुपए का लॉस होगा अनिल जी। 200 पॉइंट इधर, 300 पॉइंट इधर, 300 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अब इसमें लॉस कहां होगा अनिल जी, अगर 8800 के नीचे बंद होता है अगला हफ्ता या 10,000 के ऊपर बंद होता है। अनिल जी ये बहुत बड़ी सेफ्टी है, अगर इससे भी ऊपर नीचे सेफ नहीं है तो मैं इसमें आपका भी ओपिनियन चाहूंगा एंड लिमिटेड इंटरवेंशन कुणाल जी की भी चाहूंगा कि ये 1200 पॉइंट का स्प्रेड सिर्फ 40 रुपए कॉस्ट में अगर हम बनता है तो अनिल जी हम 1200 पॉइंट शांति से खेल सकते हैं। सुबह जैसे विश्वेश भी कह रहा था कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं,
उसने भी स्प्रेड बोला था, मैं 1:2 बोल रहा हूं क्योंकि कॉस्ट बहुत कम देनी है, 40 रुपए। अनिल जी 40 रुपए की कॉस्ट से अगर आप 1200 पॉइंट में 200-300 पॉइंट भी इधर उधर बंद हो गए तो आपको जैकपॉट लग जाएगा इसका। मेरे हिसाब से ठीक है 9400 पर खाली यही कि इतने ट्रेड संभालने वाला आदमी होना चाहिए। तो अगर आप 9400 पर ही बंद हो रहे हैं, अगले हफ्ते की बना रहे हैं, मतलब कल वाला गुरुवार नहीं अगला गुरुवार, तो 9000 मैं हमारे दर्शकों को बता दूं करना क्या है। पहला 9400 का एक पुट लेना है और 9100 के 2 पुट बेच देने हैं। इसकी कॉस्ट आएगी 10 से 15 रुपए। दूसरा 9400 का कॉल लेना है और 9700 के 2 कॉल बेच देने, इसकी कॉस्ट आएगी 20 से 25 रुपए। अगर आपका ध्यान मंदी का है तो ऊपर वाला कर लीजिए खाली पुट का, आपका ध्यान तेजी का है तो नीचे वाला कर लीजिए खाली कॉल्स का, और अगर आपका ध्यान समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है तो दोनों कर लीजिए। जिस भी तरफ बड़ा मूव आएगा तो आपको पैसा दे जाएगा। खाली 9400 पे ही रहेगा अगले गुरुवार तक, तब तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, और वो भी जाएंगे कितने 40 रुपए प्लस ब्रोकरेज और प्लस मार्जिन। आपका मार्जिन काफी अटकेगा क्योंकि आप 1 2 3 4 5 6 पोजीशन बना रहे हैं, 6 बनाएंगे और 6 रिवर्स करेंगे तो ब्रोकरेज और मार्जिन लगेंगे। आशु जी कहीं इस चक्कर में तो आप इतने सारे नहीं करवा रहे, आप भी तो ब्रोकरेज में मतलब 6 ट्रेड एक साथ, हाँ? अनिल जी इसका आंसर देता हूं। अनिल जी एक तो ऑप्शन में ब्रोकरेज 1/10 होती है फ्यूचर से, तो फ्यूचर से तो ब्रोकरेज ऑप्शन में बहुत कम है। प्लस अनिल जी जो 1:2 ये बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड होता है, इसका मार्जिन भी हेज पोजीशन का कम होता है, इसका मार्जिन हेज पोजीशन। ठीक बात है, चलिए हेज पोजीशन में मार्जिन भी कम, ये परफेक्ट है सर, गो हेड, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। मैं माफ कीजिएगा मैं कुणाल जी से राय नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बैक टू बैक मेरे पास 2 चीजें हैं, वसीम साहब है और उसके पास हमारे पास में एक इंटरेस्टिंग और स्पेशल इंटरव्यू आने वाला है। तो मैं पहले जल्दी से एक बार, आपकी कॉल परफेक्ट है सर, ये मैंने नोट करवा दी है और ये स्प्रेड आप बना दीजिए। अब वसीम साहब के लिए बिगुल, वसीम साहब तैयार है, वसीम के हसीन शेयर। वसीम साहब नमस्कार सर, बताइए पहले तो आपके कॉल पर जो अपडेट देना चाहें वो आप बता दें एक बार। हाँ अनिल जी, अपडेट ये है कि L&T फाइनेंस सुबह दिया था आपको 59, 59, 62, 63, वो हिट हो चुका है, टारगेट बुक कर लीजिए प्रॉफिट। SBI लाइफ अभी ओपन खड़ा है तो उसमें रखिए। अब आपको 3 और शेयर बता रहा हूँ जो मैंने दिए थे और वो हो चुके हैं। JSPL आपको 87 पे दिया था, 98 to 100 का टारगेट, उसने 99 मारा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 3550 का क्रॉस कर चुका है, जो आपको 3350 पे दिया था और 3320 पे 3290 सॉरी 3275-80 में दिया था। और अंबुजा सीमेंट जो आपको 165 में दिया था उसने 191 मार दिया। तो ये सारे अपडेट ले लीजिए। और 2 पेंडिंग है, उसमें अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि हैवल्स आपको 520 का टारगेट दिया, उसने 510 मारा है, तो हैवल्स में बने रहिए। आई थिंक यू कैन अप योर टारगेट ऑफ 495 एज अ स्टॉप प्रॉफिट एंड लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 520। और दूसरा है पेज इंडस्ट्री, उसमें मैंने 16850 का स्टॉप लॉस दिया था, 17500 है, 18500 का टारगेट बिल्कुल कायम है, तो उसमें भी आप बने रहिए। परफेक्ट। और SBI भी होल्ड करें सर, SBI का भी आपका कॉल जो है? हाँ SBI भी हो गया सर, 178, 173 का टारगेट था, 178 हिट करके आ गया SBI। 178 हो gaya, आपने तो 173 to 174 का टारगेट दिया था, राइट? तो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ, साइन सील डिलीवर्ड SBI, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। हेवल्स के भी रिजल्ट आने के बाद देखिए मजबूती के साथ बढ़ रहा है, तो 520-25 का जो टारगेट है वसीम साहब का वो बरकरार है, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी न करें। और नेस्ले में शॉर्ट रहना ठीक है, राइट, उसे होल्ड करें सर? हाँ सर, नेस्ले में शॉर्ट आपको दिया था 16,350, 16,550 मार गया, इन मार्केट इज जस्ट गॉन अप 200 पॉइंट, तो नेस्ले में होल्ड कीजिए। 16,350 का टारगेट है, अगर आप जल्दी ट्रेडर हैं तो 700 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, वो भी बुक कर सकते हैं। अब आप कहें तो मैं 2 कॉल और दूं सर। ओके बिल्कुल, तो बाय सेल कौन से हैं कॉल्स? सर ये दोनों बाय हैं अभी। चलिए बताएं सर, आज का पहला बाय कौन सा है वो बताइए सर। हाँ, तो आज का पहला बाय होएगा सर गोदरेज प्रॉपर्टी। मुझे लगता है रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हिसाब से MSME, बैंक्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी को बहुत रिलीफ आएगा, तो आई वांट टू गो विद द पेडिग्री नेम गोदरेज प्रॉपर्टी। 632 से 34 का भाव है, इसमें आप 618 का स्टॉप लॉस रखिए और 700 रुपए का इसमें टारगेट होएगा। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज। और
यहाँ पर काफी रिजल्ट्स के बाद अपग्रेड्स भी आए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय है बसीन साहब की तरफ से, और इस वक्त स्टॉक चल रहा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज का दाम 650 के आसपास है, 640 650 की रेंज में आप आराम से धीमे धीमे जब भी मौका मिले एक्यूमुलेट करते रहिए। बाजार ऊपर नीचे अच्छा कैश के लेवल देते हैं ना बसीन साहब, तो कैश में थोड़ा नीचे, फ्यूचर्स में थोड़ा ऊपर। 618 का स्टॉप लॉस लगाइए और 700 रुपए तक के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय है बसीन साहब की तरफ से। तो पहला स्टॉक आज का दोपहर का ही हो गया। दूसरा स्टॉक बताएं सर, आज का कौन सा है दूसरा? आज सर दूसरा होएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट मैंने पहले भी दिया था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 21.25 21.5 का भाव है। इसमें 20 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए और 23.5 का टारगेट। इसमें एक पूरी बात बताऊं, 23 रुपए 20 पैसे में अभी इन्होंने 2000 करोड़ की इक्विटी प्लेसमेंट की है टू 3-4 लार्ज प्राइवेट इक्विटी फंड। So I think IDFC First will be a very, very good proxy play for conversion into retail loans and the relief on the MSME side. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सर एक बार स्टॉप लॉस का लेवल मुझे फिर से बोल दें। स्टॉप लॉस का लेवल क्या रहेगा? 20 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस है, 23.5 का टारगेट। और ये सारे लेवल्स आपके कैश के हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, 20 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करें खरीदारी। 21 रुपए 75 पैसे 22 रुपए के आसपास यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। 23 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी करने की राय। आज तो 8% मजबूत है। स्टॉक्स बेहद तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो बसीन साहब के तगड़े स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं, और आज बसीन साहब खाली एक नेस्ले को छोड़ दें तो कोई शॉर्ट कॉल नहीं दे रहे। कल 6 के 6 बाय कॉल्स है। बसीन साहब शुक्रिया, और अगर 3 बजे के बाद आपके बीटीएसटी कॉल्स हों तो प्लीज इन्फॉर्म करिएगा, हम आपके उस वक्त तुरंत आपके बीटीएसटी कॉल्स भी ले लेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो बाजार मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं और एक्शन भी भरपूर है ये इस वक्त। ओके, कुछ और स्टॉक्स जहां पर फोकस करते हैं, और आज रिजल्ट्स के हिसाब से भी ढेर सारा एक्शन दिखने वाला है, उन पर भी हम बात करेंगे कि रिजल्ट्स के अनुमान किस तरह के हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक और है जो बड़ी तेजी दिखा रहा है, वो है आरईसी लिमिटेड। अब 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे याद है विश्वेश जी ने आज यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी, जब दोपहर में सुबह उन्होंने बीटीएसटी कॉल के तौर पर ये दिया था। एक बार जरा इस पर मैं सोच रहा हूँ कि अपडेट ले लिया जाए। उन्होंने 97 के आसपास दिया था और उन्होंने बोला 99 के बाद 110 तक जाएगा। तो एक बार जरा इस पर राय दीजिए कुणाल जी, आरईसी क्या करना चाहिए इसमें? अनिल जी देखिए, आरईसी का चार्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ है और एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक में पहले ही आरएसआई की एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही थी और उसका ब्रेकआउट आज हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड करना चाहिए। अभी भी स्टीम बाकी है, बड़ा वॉल्यूम हुआ है आज, तो यहाँ पर एक 96 रुपए का 96 का स्टॉप लॉस रख लें, और मुझे लगता है कि 105 रुपए का पहला टारगेट होगा, 108 तक भी जा सकता है। तो 105 108 के टारगेट से बने रहना चाहिए। 96 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ओके, 96 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें और बने रहें इस ट्रेड में। आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो अभी भसीन साहब रेकमेंड करके गए, अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो 660 पर ट्रेड कर रहा है। 66% ओपन इंटरेस्ट एडिशन आपको दिखा है। आज वोल्टास में भी एक शानदार मूव आती हुई दिखी है और उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ भी हो गया है। अगर डेटा देखें तो 41% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, हालांकि स्टॉक में मूवमेंट इस समय ज्यादा नहीं दिख रहा है। नितिन मोरारका साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, वोल्टास से शुरुआत करते हैं। डेटा क्या बता रहा है यहाँ पर? हमने इसके जो एक पीयर कंपनी है हैवेल्स, नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन आया है। वोल्टास में उतनी बड़ी परसेंटेज वाइज मूव नहीं है, बट 41% ओपन इंटरेस्ट एडिशन। ये 450 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और मुझे लग रहा है कि एक बार बाउंस होकर ये 480 तक आना चाहिए। अभी फॉलो ऑन बाइंग नहीं है, हो सकता है ऐसा हो कि पोजीशंस क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 450 का रखें। और अगर ये किसी कारण से आज 470 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है उसमें बाय फिगर्स ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज वेट करेंगे, 470 के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा, बट करंट सिचुएशन में 450 का स्टॉप लॉस रख करके पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए और टारगेट 485 से लेके 490 तक के हो सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास पर है। 450 का स्टॉप लॉस देकर होल्ड करिए। चलिए, एक और कॉल तैयार है आपके लिए चार्ट कॉर्नर की। बताएं सर।
दीपांशु, खरीदारी की राय है एमआरएफ के अंदर। ऑटो के बाद अब एमआरएफ ने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है, एक नेकलाइन तोड़ी है। अभी सुबह तो काफी स्टॉक्स ऊपर गए थे, नीचे आए थे, लेटर हाफ में स्टॉक चल रहा है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट एमआरएफ में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बड़ा स्टॉक है दीपांशु, लेकिन इसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। एक कंपेलिंग चार्ट फीचर यहाँ चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, तो इन स्तरों पर एमआरएफ को खरीदें। यहाँ पर एक बड़ा स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस आपको 59,000 पर रखना होगा। 59,000 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट उससे भी बड़ा है, 61,200 का पहला टारगेट और 62,000 का दूसरा टारगेट है, तो 62,000 तक जाने की संभावना एमआरएफ में दिखती है। बाय करके चलने की राय। बिल्कुल बड़ा स्टॉक है, थोड़ा इलिक्विड है काफ़ी। अगर सिर्फ प्राइस लेवल देखें तो आप 60-61 हज़ार का देखेंगे, बट अच्छी मूव आ सकती है। और जैसी चार्ट कॉर्नर का कॉल आया, आपने एक स्पाइक भी आते हुए देखा। इस स्टॉक में इस समय 4% ऊपर है। ऑटो काउंटर्स में बढ़िया एक्शन है आज। और वागे साहब, आपसे एक बार फिर से एस्कॉर्ट्स पर राय जानना चाहूंगा। पहले भी इस स्टॉक पर हमारी बात हो चुकी है, अब 800 के लेवल भी पार कर चुका है एस्कॉर्ट्स। अच्छा डेटा भी बन रहा है यहाँ पर। क्या करना चाहिए? अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस स्टॉक में, या फिर और अपसाइड आ सकता है? दीपांशु, होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। इनफैक्ट इसमें हमारा शो खत्म होने के बाद मेरे रडार पर आया था 800 के ऊपर। इसमें पोजिशनल व्यू लेते हो तो मैं 840 तक की बात करूंगा। 840, 845, अभी 815 है। आपका स्टॉप लॉस 801, 802 का होना चाहिए। 840, 845 का स्टॉप लॉस, और टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन। ओके, तो आप अभी भी एक और मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां तक सवाल है एस्कॉर्ट्स का। ऑटो स्टॉक्स देखिए, सारी ऑटो स्टॉक्स पर अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो आपको अच्छा मूव आते हुए दिखेगा। और अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी लेंगे बस अभी कुछ ही देर में, और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आने की आपकी तैयारी में है। तो काफ़ी सारा एक्शन होने वाला है आखिरी घंटे के ट्रेड में, जहां तक आज के एक्शन का सवाल है। सभी पर फोकस करेंगे। पर अनिल जी, आपके पास मैं टॉस करता हूँ। आगे काफ़ी सारा एक्शन आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त जब बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कल देर शाम एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान हुआ, 20 लाख करोड़ का। अब ये पैकेज किस तरह का होगा, इसकी डिटेल्स हमारे सामने आएंगी, लेकिन इस पैकेज के पीछे मकसद क्या है, किस तरह की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैक पर आएगी, और इसकी डिटेल्स क्या हो सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारत सरकार के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सान्याल साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही एक आपसे अंदाजा लेना चाहता हूं कि इतना बड़ा पैकेज है जो किसी की भी उम्मीद से बाहर और उससे बहुत बड़ा है, तो बताइए इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, किस तरह की इंडस्ट्रीज, किस तरह के लोगों को, किस तरह के बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, इन लोगों को राहत मिलेगी, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं सर। तो मैं इसके डिटेल्स तो नहीं बोल सकता, ये तो वित्त मंत्री जी 1-2 घंटे में आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगी, तो ये सही नहीं होगा कि मैं इस पे टिप्पणी दूं। लेकिन मैं मोटा मोटा कह सकता हूं कि इसका मकसद क्या है। तो प्रधानमंत्री ने स्वयं भी कहा कि देखिए, ये एक तरफ पे ये है कि हम लोगों को जो अभी कठिनाइयां हैं, आर्थिक कठिनाइयां हैं, उसमें हम लोगों को कोई स्टिमुलस की ज़रूरत है। हर एक समाज के हर स्तर पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो हर स्तर को कुछ न कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ये डिमांड स्टिमुलस की तरह नज़रिया से इसको नहीं देखना चाहिए। ये एक पूरा मैं कहूँगा कि एक रिफॉर्म का जो एक प्रक्रिया है, उसको शुरू किया जा रहा है। जैसे आप 91 में जो हम लोगों ने जो सुधारों का जो एक क्रम शुरू हुआ था, उसी तरीके से एक बड़ा सा ढांचा, नया सा ढांचा डाला जा रहा है। ये बौद्धिक ढांचा जो प्रधानमंत्री ने कल आपके सामने डाला, वो एक नया हमारी आर्थिक व्यवस्था को नई तरीके से एक नए सोच से देखने के लिए उन्होंने हमको हमारे सामने डाला। ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ स्टिमुलस नहीं है, ये एक रिफॉर्म पैकेज भी है। और ये 1991 में जैसे हम लोगों ने पूरे ढांचे को बदल दिया,
उसी तरीके से हम लोग इसके बारे में सोचना चाहिए। परफेक्ट सर, इरादा बहुत अच्छा है, पैकेज भी बहुत बड़ा है। लोगों का सवाल ये कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? सरकार इस पैकेज को देने के लिए पैसा क्या उधार लेगी या कहाँ से पैसे का इंतजाम किया जाएगा? तो आपने बहुत ही उठाया है कि इतने बड़े पैकेज को कैसे हम लोग फाइनेंस करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने एक बोरोइंग प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया, उसमें कुछ हद तक वो भी बढ़ा था, आगे जाके भी बोरो करना पड़ सकता है। कुछ इसमें से गारंटीज वगैरह होंगे तो बोरोइंग की ज़रूरत नहीं है, वो आगे जाके इन गारंटीज के हिसाब से हम लोगों को खर्च करना पड़ेगा, तो इस साल इसका खर्च शायद नहीं होगा। दूसरा है कि तीसरा है कि कुछ हद तक मोनेटाइजेशन भी होगा ना। अब क्या होता है कि पत्रकार मोनेटाइजेशन शब्द सुन के उछलने लगते हैं, ये कोई इसमें डर की बात नहीं है। हम लोग ये रोज़मर्रे की बात है। ये जब भी हम कहते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ कर रहे हैं, इसका माने ही है कि हम लोग किसी तरीके से मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, दुनिया भर में होता है। लेकिन इसको अगर हम लोग नियंत्रित ढंग से करें, इसमें कोई डर की ज़रूरत नहीं है, इसमें से इन्फ्लेशन नहीं होता है। जबकि डिमांड इतना ही कम है, उसमें उस समय कुछ हद तक नियंत्रित तरीके से अगर हम लोग मोनेटाइज करें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और है कि चूंकि पैकेज इतना बड़ा है और सारी इकोनॉमी को कवर कर रहा है, तो लोग ये भी जानना समझना चाहते हैं कि आखिर इस पैकेज में होगा क्या। क्या जो कुछ कर्ज पर ब्याज देना होता है इंडस्ट्री को, एसएमईज को, एमएसएमईज को, उसमें छूट मिलेगी? क्या किसी तरह के टैक्स में छूट दी जाएगी? क्या बैंकों के द्वारा इन सेक्टर्स को ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी? आखिर होगा क्या सर इसमें? तो मैं डिटेल्स तो बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो वित्त मंत्री जी 2 घंटे में आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि इतने बड़े पैकेज में हर तरीके की चीज़ें होंगी, और ये ने ऐसे किया है कि जैसे लीजिए एमएसएमई को हम जानते हैं कि उनको क्रेडिट मिलना उनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए इस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे जिससे बैंकों से उनके पास लिक्विडिटी जाए। तो हम लोगों ने देखिए काफ़ी हफ्तों से 3-4 हफ्तों से हम लोग विचार कर रहे थे, इसीलिए कुछ समय लगा। आपने बहुत लोग इसके बारे में कह रहे थे कि इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत हर एक स्तर में उद्योग से लेबर फोर्स, सब हर समाज के हर स्तर से हम लोगों ने बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उसके बाद इस पैकेज को बहुत सोच समझ के हम लोगों ने आपके सामने रखेंगे। तो आप सोच लीजिए, अभी 2 घंटे में ही आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सोच समझ के किया गया है। जी अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि जब आप इतनी बड़ी पैकेज दे रहे हैं तो आपने कुछ न कुछ कैलकुलेशन तो जरूर की होगी। आपके हिसाब से कितना असर वित्तीय घाटे पर पड़ेगा इस पैकेज को देने के बाद? इस साल का वित्तीय घाटा कहां तक पहुंच सकता है, इसका कुछ अंदाजा लगाया है सर? अब देखिए, ये साधारण वित्तीय घाटा जितना होता है उससे तो ज़्यादा होगा ही। ये तो आपको मैं कोई नई चीज़ बता नहीं रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा ये आपको आगे जाके मालूम होगा। लेकिन ये बताता हूँ कि हम लोगों ने ये नियंत्रित तरीके से किया है। जैसे आप अगर गारंटी डालते हैं तो उससे असर इमीडिएटली आएगा, लेकिन उसका जो वित्तीय जो उसका असर आएगा वो कुछ सालों के पर हम लोग स्प्रेड आउट करके मिलेगा। फिर आप अगर देखेंगे कि दूसरे तरीके भी हैं, क्रेडिट मिला के देखना पड़ेगा। और एक ज़रूरी चीज़ याद भी रखिए कि अभी जो टैक्स का जो रेवेन्यू का स्ट्रीम है वो भी ऊपर नीचे उथल पुथल पे है, क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो तब हम लोग को हमारा रेवेन्यू भी रिवाइव करेगा। तो ये सब जो है एक दूसरे पे ये सभी चीज़ एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। तो इस पे एग्जैक्ट नंबर निकालना भी काफ़ी कठिन है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर भी नहीं मालूम है ठीक से कि ये जीडीपी ग्रोथ इस साल कितना होगा। लोग अनुमान तो सब लगा रहे हैं, लेकिन करना अभी कठिन है। तो सब में एक ठोस आंकड़ा आपके सामने नहीं डालूंगा।
जी, मैं समझ सकता हूं सर, चूंकि वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से बस थोड़ी देर में 1.5 घंटे बाद होने वाली है 4 बजे, उसमें विस्तार से और जानकारी मिलेगी भी, और एक बार हमें थोड़ी और पैकेज के बारे में जानकारी मिल जाए उसके बाद मैं आपसे फिर समय लेकर विस्तार से बातचीत करूंगा और इकोनॉमी के हाल के बारे में और आगे की राह के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। आज आपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला सान्याल साहब, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के बड़े पैकेज का इंतजाम आपने और सरकार ने किया है उसका फायदा इकोनॉमी में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इंतजार है अब बस इस पैकेज की सुर्खियों के बाद पूरे विश्लेषण का कि किस तरह की पैकेज हमें मिलती है। लेकिन बाजार इस बीच मजबूत है इस पैकेज के आने के बाद। 9400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है और बैंक निफ्टी 19700 के आसपास। और दीप, अब मैं तैयार हूं आपकी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए, बिल्कुल आप बजा सकते हैं। बिल्कुल, जान लेते हैं क्या बन रही है इस समय बाजार पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल के बाद। अनिल जी, पिछले आधे घंटे में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया जहां तक ग्लोबल क्यूज का सवाल है। डाउ फ्यूचर्स वही 50-60 अंक ऊपर है इस समय, तो वहां पर भी एकदम दायरे में ट्रेड हो रहा है। एशिया के बाजारों की मिलीजुली क्लोजिंग रही है, 0.5% ऊपर 0.5% नीचे, तो ज्यादा वहां पर भी बदलाव नहीं हुआ। और जो यूरोप के बाजार हैं वो थोड़े दबाव के साथ ही शुरू हुए थे और अभी भी दबाव आपको देखने को मिल रहा है, 1.5 से 2% नीचे है और कच्चा तेल भी लगभग 1 से 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सर कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स वैसे के वैसे ही हैं, मिक्स्ड क्यूज आ रहे हैं। ओके, तो ज्यादा बदलाव है नहीं ग्लोबल मार्केट्स में। यूरोप कमजोर है, डाउ फ्यूचर्स 51 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और आज हम हमारी मस्ती में ट्रेड कर रहे हैं मजबूती के साथ। तो दीप, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, आज इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा, इस अच्छी खबर के बाद शॉर्ट्स ज्यादा बने हैं, लॉन्ग्स नहीं बने हैं। निफ्टी में आप देखिए 9500 के कॉल पर 14 लाख शेयर आज जुड़े हैं जो कि कल की एक्सपायरी वाले हैं, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है 34 लाख शेयरों का। तो पहली चीज तो ये कि जो डेटा अभी मुझे दिख रहे हैं वो डेटा ये कह रहे हैं कि हमें 9500 के ऊपर क्लोज नहीं देना है, और जो हम 9500 9550 की बात कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल रास्ता दिख रहा है आज क्लोजिंग के लिहाज से जो पोजीशन बनी है। तो 9500 9550 आपसे क्लोजिंग बेसिस पर पार नहीं होगा, पहली चीज ये साफ नजर आ रही है। 9600 पर भी दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, 11 लाख शेयर और कुल मिलाकर हैं 22 लाख शेयर। तो 9500 9600 आपके लिए एक तरह से परफेक्ट रुकावट जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जो आज आपने हाई बना लिया 9584 9584 का। अब बड़ा सवाल है कि क्या 9400 के नीचे क्लोजिंग होगी या 9400 के ऊपर होगी। अब इसमें 2 चीजें आपको देखनी। पहला, 9300 के पुट में 14 लाख शेयर है, उसमें से 9 लाख शेयर आज जुड़े हैं, और 9400 के पुट पर भी 11 लाख शेयर, उसमें से 9 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। अब जैसे 9400 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करें तो ये पुट थोड़े से रिस्क पर आते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। तो अगर 9400 के नीचे आप बने रहते तो 9325 9350 के आसपास आज बंद होने की संभावनाएं ज्यादा है। 9400 के ऊपर अगर आप टिक जाते हैं तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि वहां पर 17 लाख शेयर कॉल्स में है, तो आप सीधा 9500 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो 9400 बचे हुए समय के लिए, पौन घंटे के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 9400 के नीचे क्लोज होता है तो मजा नहीं है, और स्पेशली 9375। इतनी बढ़िया खबर के बाद अगर आप 9400 भी क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड न कर पाए तो फिर ये बाजार है ना मुश्किल वाला मामला दिखा रहा है। 9500 9550 के ऊपर बंद हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन 9400 से 9550 की जो रेंज है अगर वहां बंद होते हैं तो ये न्यूट्रल था। 1 मिनट, इससे पहले मैं आगे और बताऊं आपको, मारुति के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 1282 करोड़ के मुनाफे के अनुमान के सामने 1290 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक आता हुआ दिख रहा है। तो मारुति के रिजल्ट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जी बिजनेस पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं मारुति 5104 पर 3% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है मुनाफे का आंकड़ा, एकदम उम्मीद के मुताबिक आता हुआ दिख रहा है, ये इस वक्त आपके सामने। बाकी आंकड़े भी हम आपके सामने जल्दी से रखेंगे। तब तक एक बार कुणाल जी मारुति के लिए आप फटाफट से पहले लेवल्स दे दें। साफ है, 5075 का स्तर है नीचे की तरफ। जब तक इसके नीचे नहीं जाता मंदी नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें, 5075 का स्टॉप लॉस रखें, और 5200 का लेवल पार हो जाए, 5200 का लेवल पार हो जाए तो खरीदारी की राय है। 5200 के ऊपर मुझे लगता है कि आपको 5350 तक का 150 पॉइंट का एक मूव देखने को मिलेगा। 5200 के ऊपर खरीदारी की राय है। फिलहाल इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। 5200 पार होते ही टारगेट और स्टॉप लॉस बता दो, फिर हम आपके पास वापस बार बार नहीं आएंगे। आए और तब तक भाव बढ़ जाए तो
अनिल जी देखिए 5350 का लक्ष्य है, 5350 का टारगेट होगा। 5200 के ऊपर अगर आप खरीदते हैं 5300 के टारगेट से खरीदें, और खरीदें 5200 के ऊपर तो 5125 के आसपास 5125 पर स्टॉप लॉस रख लें। 5125 का स्टॉप लॉस, 5200 के पार निकले 5350 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी होगी। और नीचे कमजोर किस लेवल के नीचे होगा सर? अनिल जी 5075 के नीचे कमजोर हो जाएगा। एक गैप बना हुआ है मारुति के चार्ट पर, वो फिल होता हुआ दिखेगा। तो 5075 क्लियर लेवल है, उसके नीचे जाने पर लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट करना चाहिए। ओके, 5075 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए मारुति के रिजल्ट्स इस वक्त आते हुए। 1290 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक है। 1200 और आय 1796 करोड़ से घटकर 1290 करोड़। आय काफी घटी है, लगभग आप देखिए ना कितना 13 और 500 करोड़ के आसपास की आय का आंकड़ा घटकर आया है। तो दीप, ये तो हम बात कर रहे थे, कहां तक हमने बात की थी? हाँ, निफ्टी की बात की। तो 9400 के नीचे की क्लोजिंग अच्छी नहीं है। 9400 से 9550 के बीच की क्लोजिंग न्यूट्रल है। 9550 के ऊपर की क्लोजिंग बेहद शानदार। अब आइए बैंक निफ्टी। फॉर अ चेंज बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है मुझे निफ्टी के मुकाबले में। और अगर बैंक निफ्टी यहां से 100 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए, अभी जहां चल रहा है 19650, 19750 के ऊपर बंद हो जाए, तो मैं बैंक निफ्टी पर बहुत बुलिश हो जाऊंगा। 20000 और 20500 तक के टारगेट, 20250, 20500 तक के टारगेट कल ही आ जाए तो फिर बड़ी बात नहीं। तो बैंक निफ्टी के लेकिन अगर 19750 के नीचे बंद होता है तो फिर मेरे लिए बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल सा हो जाएगा। 19500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। जिस तरह की पोजीशंस हैं, 3 लाख शेयर, 4 लाख शेयर पुट में है, 3 लाख शेयर कॉल में, तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है 19500, 19750 ये रेंज रहेगी। और जो ट्रेड का सवाल है, आखिरी 1 घंटे के लिए ट्रेड बचता नहीं है। ट्रेड हम बनाएंगे कल के लिए, और वो क्लोजिंग पर 320 पर। जी दीप। जी सर, तो ट्रेड क्लोजिंग के समय बनाएंगे, बट ये 19500 से 19750 एक अहम रेंज है। देखते हैं यहाँ पर क्या मूवमेंट आता है। और 9300, 9550 इंपॉर्टेंट रेंज है जहां तक निफ्टी का सवाल है। एकदम बीच में आप उस रेंज के इस समय ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। मारुति के नतीजे जैसे कि अनिल जी बता रहे थे, ज्यादातर करके अनुमान मुताबिक रहे। कमजोर नतीजों की एक्सपेक्टेशन थी और कमजोर नतीजे इनके वॉल्यूम्स में इस तिमाही में भी और पिछले वित्त वर्ष में, क्योंकि ये पूरे साल के भी फाइनेंशियल नंबर्स दे रहे हैं, 16% की आपने गिरावट देखी है जहां तक टोटल बिक्री का सवाल है। तो चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं इस समय जो हमारे रेडार पर आ रहे हैं, जिस तरह का आज का मार्केट एक्शन बन रहा है। वोल्टास की अभी बात करी, हैवेल्स में एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है, पर बाटा एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छा मूवमेंट है। किरण जी, जरा बाटा का शेयर देखिए, आज सुबह से ही अच्छी खरीदारी आ रही है, तो धीरे धीरे करके अच्छा अपमूव आ रहा है। बाटा पर आप ट्रेड लेना चाहेंगे? 1400 के ऊपर जाएगा बाटा? नहीं, अभी फ्रेश ट्रेड अभी नहीं लेना चाहिए, पर जो मैंने पिछले कई दिनों पहले बोला था उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो लगाना चाहिए। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर अभी तक नहीं हुआ है। वो पहले था करीबन 1280 का, और अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ के आएगा, वो करीबन 1335 का रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 1400 के 14 अभी करंट लेवल्स के करीब ही एक बहुत अच्छा बैरियर है, स्विंग टॉप है 1385 1390 का। तो ये एक बार निकल जाए तो वापस एक बार मोमेंटम डीप देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं, इसलिए फ्रेश पोजीशन नहीं लेने चाहिए, पर जो लॉन्ग पोजीशंस है वो क्रिएट करनी चाहिए। मेरा टारगेट 1450 1500 का है, वो अगले हफ्ते आपको देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए बाटा इंडिया पर आए। इस बीच आप आशीष सर अपनी कुछ राय देना चाहते हैं? मैं एक बार उनके पास चलता हूं, और उसके बाद जय ठक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और वागले साहब भी हमारे साथ तैयार हैं अपना बीटीएसटी कॉल देने के लिए। तो एक बार जल्दी से पहले वागले साहब का बीटीएसटी कॉल ले लिया जाए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं सर। बताएं सर। अनिल जी, बाय करके चलना है बीटीएसटी अडानी पोर्ट्स 308 रुपए के करंट भाव से 308 307 के लेवल पे बाय किया जा सकता है। मेरा 304 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 315 का टारगेट होगा, जो मुझे लगता है कल आना चाहिए। तो अदानी पोर्ट में करें खरीदारी 307 308 की रेंज में, और 304 का लगाएं स्टॉप लॉस 315 315। ये है आपके लिए राय अदानी पोर्ट पर। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, जय ठक्कर हमारे साथ है फोन लाइन पर, उनके लिए बिगुल।
बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज पहला जो मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा, आज सीओ बीके का, वो है हेवल्स में। हेवल्स का अनिल जी 510 का कॉल ऑप्शन खरीद के जाना है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में जब दीपांशु ने मुझे पूछा था कि हेवल्स के बारे में, तब मैंने यही कहा था कि अगर 494 के ऊपर निकलता तो स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। और अगर आज का हम वॉल्यूम देखें अनिल जी, तो क्लियरली मैं कहूंगा कि पिछले काफी दिनों के वॉल्यूम के बाद इतना वॉल्यूम देखने मिला। इनफैक्ट मैं कहूँगा इतना हाईएस्ट वॉल्यूम हमें करीब 4 फरवरी 2020 देखने मिला था, और 4 फरवरी के बाद इतना वॉल्यूम ये स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। तो मैं कहूँगा बढ़िया वॉल्यूम, इसे बाय करके चलना है, और 19 रुपये के आसपास मिल रहा है, इसको बाय करें। इसमें जो टारगेट ऊपर में बन रहे हैं, दैट कम्स टू अराउंड 29, एंड दूसरा टारगेट बनेगा 34। 29 एंड 34 के लिए बाय करना है हेवल्स का 510 का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस नीचे में अनिल जी हम रखेंगे करीब 14 रुपये के आसपास। तो मैं कहूँगा कि रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो बहुत ही बढ़िया है। और अनिल जी मैं ये भी कहूँगा कि साथ ही साथ कि ये स्टॉक में टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो मैंने डेरिवेटिव डेटा आपको बताया, टेक्निकली देखूँ तो मुझे लगता है थ्री वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। तो प्रीवियस मूव इसका एक इम्पल्सिव मूव था, 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर, तो नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ मुझे लग रहा है। तो इट कैन बी अ बिग मूव ऑन द अपसाइड। ये सीरीज के लिए इनफैक्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सो अगर किसी फ्यूचर में करना तो भी ठीक है, पर ऑप्शन के जरिए 510 का फॉलो करें। ओके, ऑप्शंस के जरिए आप देखें तो 500 का कॉल आप खरीद सकते हैं। हैवेल्स का अच्छा मूव आ रहा है। और कोई स्ट्रैटेजीज है, और कोई स्टॉक जिस पर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करेंगे? डेफिनेटली दीपांशु, मुझे इनफैक्ट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फार्मा स्पेस में थोड़ा बहुत हमको पुट ऑफ देखने मिला है। लुपिन का मैं पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। लुपिन अभी चल रहा है करीब 830 का, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम 840 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं विद इन द मनी कॉल ऑप्शन। जो 840 का पुट ऑप्शन अगर हम देखते तो अभी करीब 35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 28 रुपये का। सो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ 7 रुपये का रहेगा दीपांशु। इसके जो टारगेट बन रहे ऑन द अपसाइड, दैट कम्स टू अराउंड 47 एंड देयर आफ्टर 54। 47 एंड 54 के लिए बाय करें लुपिन का 8 का पुट ऑप्शन। नीचे रहेगा स्टॉप लॉस 28 का। ओके, तो फार्मा शेयर्स में हम देख भी रहे हैं आज दबाव आ रहा है, ज्यादा गिरावट नहीं है, पर 1 से 2% नीचे है फार्मा शेयर्स। तो लुपिन का पुट खरीदे 840 का, हैवेल्स का 500 का कॉल खरीदे। जय, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। चलिए अब एक बिगुल बजाते हैं। एल्गो ट्रेड आ रहा है चार्ट कॉर्नर में। बताएं सर। दीपांशु, CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी का शेयर खरीदना है। CDSL खरीदारी की राय है, 229 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 229 के आसपास खरीदें। और जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, काफी दिनों का एक नैरो कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा वॉल्यूम हुआ है, और कई सारे ऐसे फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जिनमें आज फ्रेश ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो मौजूदा स्तरों पर CDSL को खरीद करके चलना है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल रुझान है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। 224 224 का स्टॉप लॉस है, 238 238 पहला टारगेट, 242 दूसरा टारगेट, और एक बार 233 के लेवल्स आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आए CDSL के अंदर। ओके, तो CDSL खरीदारी की राय आ रही है। आप ब्रेकआउट बेस पे आते हुए देख रहे हैं, 6% की तेजी है इस समय CDSL पर। तो ये है आपके लिए राय, एक चार्ट कॉर्नर का पिक। आशु जी, मार्केट पे तो आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी दी है, कोई स्टॉक्स जो आपको इस समय पसंद आ रहे हैं जिस पर आप ट्रेड करना चाहेंगे, जिस तरह का आज का मूवमेंट है? दीप, एक्चुअली थोड़ा सा मार्केट मैंने इसीलिए रेंज में ट्रेड करने के लिए बोला और स्ट्रैटेजी दी है, क्योंकि अगर मैं पैकेज देखता हूं तो ठीक लगता है, मोमेंटम देखता हूं तो अभी भी लगता है कि बना रहना चाहिए, नीचे नहीं है। बट अगर मैं आज की ट्रेडिंग में भी दीप, हमने ऊपर खुल के नीचे ही ट्रेड किया सारा दिन, उस नीचे खुलने के बाद भी जो एक एवरेज बनी है, बहुत सारे स्टॉक्स, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कल मतलब आज अपनी एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे वो स्टॉक्स लेने में कंफर्ट नहीं आ रहा कहीं से भी कि अपनी एवरेज से। ऑन द कॉन्ट्ररी सेलेक्टिव टेम्पटेशन हो रही है शॉर्ट करने के लिए। बट बिकॉज आज शाम को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे आई थिंक स्ट्रैटेजी बेटर लगती है प्ले करने के लिए। मैं प्लेन वनीला नहीं करना चाहता क्योंकि वो इतना वॉलेटाइल रहेगा।
बट मुझे देखिए ना, इतनी वॉलिटिलिटी के बाद भी दीपांशु आप एक चीज देखिए, मेरे को अनिल जी आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, मुझे अभी आपसे पूछना है और आप पहले आंसर करेंगे। इतनी वॉलिटिलिटी के बाद भी दीपांशु सारा दिन हम 9400 पे ट्रेड हो रहे हैं, सारा दिन। मतलब 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसकी दोनों साइड की वॉलिटिलिटी होनी चाहिए थी। पॉजिटिव भी बहुत हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी कि कोई लॉन्ग कट रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है। सो दैट मीन्स मतलब कि कहीं ना कहीं ये इवेंट क्या फिजल आउट हो रहा है और धीरे 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 करके ये टुकड़ों में आगे बन के आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने एक अच्छी सी रेंज बनाई है, अपने क्लाइंट्स को भी हमने शेयर किया कि ये दोनों ट्रेड कर दीजिए और देयर इज अ फेयर चांस कि दोनों में हमारे को प्रॉफिट आ सकता है इस तरह की स्ट्रैटेजी में, कॉल स्प्रेड और बियर स्प्रेड, क्योंकि हमने रेंज बनाई है। अनिल जी आपने मेरे सवाल का आंसर नहीं किया, आपने सारे देश को बेचने का आर्ट सिखा दिया, बेचना कैसे होता है। तो क्या मतलब बेचना इतना बलवान हो गया कि शॉर्ट कवरिंग 9800 ले गई और 20 लाख करोड़ हमारे को 9500 भी नहीं लेके जाते? और वो महीना अलग था। देखिए वो मार्च का अप्रैल का महीना था जहां पर मार्च के महीने का हैंगओवर सब में था। देखिए मार्च के महीने में एक तरफा गिरे, अप्रैल के महीने में एक तरफा बढ़े, तो मार्च के महीने से लोग सीखे कि शॉर्ट करो हर एक लेवल। तो इस चक्कर में अप्रैल के महीने में सबने शॉर्ट किया। जो हाई बनाया ना 9889 का 9889 का, वो 30 अप्रैल को एक्सपायरी के दिन बना था, वही टॉप बन गया। और इसलिए हमने कहा था कि सेल इन में गो अवे। तो वहां से लगभग 900 पॉइंट निफ्टी नॉन स्टॉप आया। 9035-37 जो कल परसों जो बना, कल परसों जो भी था 9037 का, वहां से वापस आया। तो मेरे को लगता है कि मैं ना फ्रेंकली बताऊं मैं आशु सर, न शायद जो मार्च में हमने देखा वो दिखेगा वापस, न जो हमने अप्रैल में देखा वो दिखेगा। इनफैक्ट दोनों का मिक्सचर दिखेगा आपको। वही जैसे जैसे आप 10,000 के नजदीक पहुंचेंगे आपको सेलिंग आते हुए दिखेगी, जैसे 9,000 के नजदीक आएंगे थोड़ी बाइंग आती हुई दिखेगी, और बीच में ऐसे झूलते झुलाते रहेंगे। तो मैं डायरेक्टली ना शॉर्ट्स और पैकेज का कोरिलेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन अलग थी। अच्छा एक और चीज है, इस पैकेज में नया क्या है, ये तो पिछले हम 50 दिन से कोई ऐसा मीडिया हाउस, कोई चैनल, कोई अखबार ऐसा नहीं रहा होगा जिसने पैकेज के, हर एक ने अपने अपने हिसाब से 15-20 बार तो पैकेज का ऐलान कर दिया। आया एक ही बार वो अलग बात है, खाली फर्क पैकेज में नई एक ही चीज थी और वो एक इसकी साइज, बाकी तो सबको सब अंदाजा था। अब साइज में जैसे जैसे वित्त मंत्री अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, घोषणा करेंगी, उसके बाद लोगों को साइज के बारे में पूरा भरोसा होगा कि हाँ वाकई में फायदा 5 लाख करोड़ का है, 10 लाख करोड़ का है या 20 लाख करोड़ का है। उसके हिसाब से फिर बाजार अपना रिएक्शन देगा। तो मेरे ख्याल से पैकेज में नया कुछ नहीं था, खाली साइज इतनी बड़ी थी इस वजह से। शायद अगर इतना बड़ा पैकेज नहीं होता तो हो सकता है खुले वहीं से तगड़ा सेल ऑफ हो जाता और आज हम नीचे भी बंद हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरा ये समझना है कि खाली एक साइज का ही एक क्या कहना चाहिए कि जो एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर था, बाकी तो सब कुछ आइडिया ही था। जी बिल्कुल अनिल जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि साइज के अलावा कुछ भी नहीं था। और जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, जो व्यूअर्स हैं, वो भी बहुत समझदार हो गए हैं। पर अनिल जी एट द सेम टाइम पिछले दिनों में देखिए, हम सबको यही बोलते थे कि शॉर्ट नहीं करना क्योंकि पैकेज आएगा, वो तलवार लटकी हुई है। एटलीस्ट वो चीज़ पीछे हो गई है। लेकिन अभी भी अनिल जी क्योंकि भाव जो स्टॉक्स के इतने टूटे हुए हैं काफ़ी, मतलब जो खराब लगते हैं कि अब उन पे बेचा नहीं जाता। और जो अच्छा स्टॉक है वो अभी भी मतलब फरवरी के रेट से, जैसे राकेश जी कई बार आइडेंटिफाई करते हैं, जो फरवरी के हाइस को काट के खड़ा है वो लिया नहीं जाता। और हमने देखा नेस्ले से लेके एशियन पेंट, हर अच्छे स्टॉक में अनिल जी करेक्शन आती है। तो आई थिंक ये मार्केट में जो अभी जो डिफिकल्टी फैक्टर है, जो झूलने वाला कहना आसान है, लेकिन फॉर ए ट्रेडर ये झूलना मतलब कि डिफिकल्टी फैक्टर। तो मुझे लगता है इसलिए अनिल जी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि मुझसे वो 5-5 रुपए 2-4 रुपए का छोटा ट्रेड तो मुश्किल होता है, कि अगर बड़ा ट्रेड 100-150 पॉइंट निफ्टी के बनाने हैं तो आई थिंक यही स्ट्रैटेजी अभी भी फॉलो करनी चाहिए। प्लेन वनीला शॉर्टिंग और लॉन्ग दोनों चीजें समझ नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, एक स्प्रेड बना के बाजार पर आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इस समय, क्योंकि एक रेंज हो गई, उस रेंज में काफी वॉलेटाइल मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहे हैं और खबरों के दम पर भी काफी रिएक्शन है। कल एक्सपायरी है, उससे पहले एक्सपायरी रिलेटेड कुछ और ट्रेड्स क्या बना सकते हैं, बताएंगे हमें सुमित जी एक्सपायरी ऑप्शन में। स्वागत है सुमित जी, बताइए कैसा ट्रेड बनाएंगे आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए खाली कल के लिए एक्सपायरी के लिए निफ्टी में एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आज पूरे दिन में तो एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए देखने को मिला, खुलने के बाद गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन यहाँ से अभी कल सुबह तक या कल दोपहर तक हमें एक पुल बैक और एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी का 9,400 का कॉल, अभी 9,380 के आसपास निफ्टी शायद ट्रेड कर रहा है, तो 9,400 का कॉल अभी
90-100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसको लेना चाहिए। और सिर्फ कल के लिए स्ट्रेटेजी है, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 50 से 60 रुपए का, और ऊपर में 150 से 180 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी 9400 का कॉल, 90 से 100 के बीच बाय, 50 का स्टॉप लॉस, 150 से 180 का टारगेट। तो ये है आपको निफ्टी के 9400 के कॉल को खरीदने की राय। बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी रहेगी, कोई और स्ट्रैटेजी? नहीं दीपांशु, मैंने फिलहाल एक ही स्ट्रेटेजी बनाई है निफ्टी में, और दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में एक साथ देना भी नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वॉलिटिलिटी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में वॉलिटिलिटी और बढ़ेगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं थोड़ी देर में वापस से फिर आप लोग के यहाँ पे दे दूंगा स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी का इंतजार करेंगे, बट फिलहाल निफ्टी के 9400 जो कल की एक्सपायरी है 9400 कॉल, उसको खरीदारी की राय आ रही है इस समय सुमित जी की तरफ से, तो वहां पर आप नजर जरूर रखिए। आरईसी पर नजर डालिए, 12% की तेजी आ गई, अब 100 रुपए के आसपास आ गया है, बल्कि 100 रुपए को क्रॉस कर दिया है इस स्टॉक ने। तो यहां पर एक शानदार मूव आते हुए आपको दिख रही है जहां तक आरईसी का सवाल है। इस सुबह आज विश्वेश जी ने भी स्टॉक के बारे में बात करी थी और उन्होंने कहा था भी कि 110 का वो टारगेट एक्सपेक्ट करें, तो यहां से और तेजी बनती हुई दिख सकती है जहां तक आरईसी का सवाल है। और वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स में हम देख ही रहे हैं कि अच्छी खरीदारी आ रही है, अच्छा सेंटिमेंट बन रहा है। एक और पीएसयू स्टॉक जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कुणाल जी, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर नजर डालिए। यहां पर भी अच्छी तेजी है, 7.5% की गेन आ रही है। यहां पर आप कोई ट्रेड देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह का मूव बीएचईएल में आज आता हुआ दिखा है दीपांशु, मुझे लगता है कि एक एक करके कई सारे ऐसे सरकारी कंपनीज हैं जिसमें काफ़ी पिटाई हो चुकी है और जहां पोजीशंस भी बहुत कम बनी हुई हैं, वहां मुझे लगता है कि एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है और उसमें बीईएल बिल्कुल अग्रणी है। मुझे लगता है कि आज का जो बड़ा गैप अप हुआ है, इसके बाद यहाँ 70 तक का रास्ता बिल्कुल साफ है, तो 70 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास भी पोजीशन है, बने रहने की राय है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके चलें, 63 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, 70 तक मुझे लगता है जाना चाहिए। 70 तक जाना चाहिए जहां तक बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है। बस कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से भी कल के 2000 आने की तैयारी में है, आधा घंटा बाकी है ट्रेड के लिए, तो वहां पर भी अब नजर रहेगी। और मॉनसून को लेकर भी अच्छी खबरें आ रही हैं इस समय, तो खबरें तो अच्छी आ ही रही हैं, बाजार का उतना बड़ा आप रिएक्शन नहीं देख रहे हैं इस समय। 9400 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट ऊपर जाता है, 25 पॉइंट ऊपर जाता है, 25 पॉइंट नीचे आता है, वैसा ट्रेड आप निफ्टी में इस समय होता हुआ देख रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स है जो आज प्रेशर में आ रहे हैं। सन फार्मा में बिकवाली हम देख रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। औरो बायोकॉन भी प्रेशर में आ रहे हैं, पर अनिल जी की तरफ से कल के 2000 का ट्रेड रेडी है, जान लेते हैं क्या है बिगुल के बाद। जी सर। दीप, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक मिला है शॉर्ट करने के लिए, और शॉर्ट करने की राय है इस वक्त आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL 2006, 2005, 2005 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसे शॉर्ट करना है, 0.5% नीचे है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा वाला, मतलब छोटा मतलब बहुत ही छोटा, वागले साहब को पसंद आता है ऐसा है। सिर्फ 2020 का स्टॉप लॉस लगाना है, सिर्फ 15 रुपए की रिस्क। नीचे की तरफ के टारगेट्स मैं आपको दूं, उससे पहले बता दूं मैं क्यों शॉर्ट करने की राय दे रहा हूं HUL को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी 1 घंटे पहले एक खबर जो आई है वो ये कि कल आपने ना प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना होगा, और उन्होंने लोकल प्रोडक्ट्स, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, इन सारी चीज़ों पर जोर दिया है। अभी घंटे भर पहले ANI पर एक खबर आई है, और उसमें यह खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि हमारे गृह मंत्रालय ने यह निश्चय किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और बड़ी काम की है। गृह मंत्रालय ने यह निश्चय किया कि जितनी भी मिलिट्री कैंटीन्स है इंडिया की, ठीक है, जितनी भी कैंटीन्स, आपको ध्यान है ना कि अलग अलग जगह कैंटीन्स हैं, वहाँ से जो मिलिट्री से जुड़े हुए लोग, आर्मी से जुड़े हुए लोग, वो सारी खरीदारी करते हैं। इन कैंटीन में पहली जून से सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ देशी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। इनको CAPF कहते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कैंटीन्स जो हैं, CAPF कैंटीन्स, इन कैंटीन्स में सिर्फ और सिर्फ देशी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। तो जो जिन कंपनियों के प्रोमोटर्स विदेशी हैं या जिन्हें विदेशी प्रोडक्ट्स माना जाता है, उन कंपनियों की बिक्री 1 जून से उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री वहां पर नहीं होगी। ये बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर है और इसके इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर आप एक तरफ देखिए, नेस्ले
5.5-6% नीचे है। तो मेरे दिमाग में ये है कि कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया शॉर्ट होगा। तो चूंकि नेस्ले ऑलरेडी 6% नीचे हो चुका है, 5.5-6% नीचे है, तो लीवर सेफ स्टॉक है इस लेवल पर। और लीवर में एक और चीज़ है, सारे बायर सेटिस्फाई हो चुके हैं। 25,000 करोड़ जिसको जितना चाहिए सबको मिला है। और बढ़िया है कि अगर स्टॉक 1900 के लेवल को होल्ड करता रहे, नहीं तो उसके नीचे मुश्किल ज़्यादा होगी। तो मेरा मानना यह है कि ये है वो स्टॉक जिसको आपको शॉर्ट करना चाहिए। नीचे की तरफ 1985 पहला लेवल होगा, जहां पर आपके 2000 बन जाएंगे। 1975 और 1970 ये दो छोटे टारगेट आज ही के लिए, लेकिन पोजिशनल आप इसको शॉर्ट करते तो थोड़ा और नीचे 1985 का पहला टारगेट आ चुका है। तो आप 2005 के आसपास, 2000 के आसपास के स्टॉप लॉस को सरका लें, अपनी कॉस्ट का कर लें, और उसके बाद इसके नीचे का टारगेट 1975 1970 आज ही आ सकता है। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। तो जो बड़ी ब्रांड्स लीवर की बिकती है शायद 1 जनवरी से, अगर इस खबर का मतलब यही है, तो मैं तो अभी तक यही समझ रहा हूँ कि इसका मतलब यही कि जो मतलब बाकी तो कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स तो वहाँ बिकते नहीं है। जो विदेशी कंपनियां जिनके प्रमोटर्स विदेशी हैं, उनके प्रोडक्ट शायद वहाँ नहीं बिकेंगे। आशु सर, इसका मतलब ये निकालना ठीक है, जो अभी ये खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ देशी प्रोडक्ट्स बिकेंगे कैंटीन्स में, और ये शुरुआत मानी जाए इसे? अनिल जी देखिए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इन सबकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो सब इंडिया सेंट्रिक हैं। तो आप इसको पूरी तरह ना उस तरह से जो विदेशी कंपनी का जिस तरह से हम बोल रहे हैं पूरा तात्पर्य वैसे नहीं निकाल सकते हैं। सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। आपने जो पकड़ा है सही पकड़ा है, मूव भी अच्छी है, वो वैसे भी आज वीकनेस दिखा रहा था। सो ट्रेड प्रॉफिटेबल होना बात है, लेकिन जो जिस एंगल से आप बोल रहे हैं आई थिंक उसकी सर क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि वो जो इन कैंटीन्स पे सर कुछ और भी प्रोडक्ट होते हैं जो शायद मतलब जैसे हर्शीज़ होते हैं, हर्शीज़ का सिरप होता है, या जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट हैं, मतलब वो कुछ उस तरह के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जिनके सब्सिडीज नहीं, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, और इस तरह से हो नहीं सकता जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। जी, इस पर राकेश जी भी अपनी एक विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एचयूएल को लेकर, लेकिन उससे पहले शनिवार तक मानसून अंडमान के तट तक पहुंच सकता है, तो हिंदुस्तान में मानसून के दस्तक देने की तैयारी एक ही है जो खुल्लम खुल्ला घूम सकता है दुनिया में कहीं भी, वो है मानसून। इस पर कोरोना का कोई असर नहीं, आराम से जब चाहे जहां चाहे जा सकता है, आ सकता है। तो मानसून के आने की तैयारी अंडमान में बस आने की तैयारी। जी, एचयूएल वाली का सॉरी माफ कीजिएगा, इस कैंटीन वाली खबर पर आप कुछ कहना चाहते हैं कुणाल जी, राकेश जी? देखिए अनिल जी, कैंटीन के अंदर मैगी और ये लीवर के प्रोडक्ट से ज्यादा तो अनिल जी सबसे ज्यादा सेल तो लिकर की होती है। अगर इस न्यूज से कोई इफेक्टेड होगा तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्पिरिट्स होगा, क्योंकि वो भी एक विदेशी कंपनी है, और दूसरी यूबीएल होगा। तो हालांकि अनिल जी मेरा भी यही मानना है जो आशु जी का है कि बड़ा मुश्किल है होना, बट अगर ये होता है तो अनिल जी बिगेस्ट लूजर यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रिवरीज होंगे, ना कि लीवर और नेस्ले। ना जहाँ तक, एक मिनट बंसल जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने ये चेक करने की कोशिश की, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो मिलिट्री कैंटीन्स हैं वहाँ पर जो फॉरेन लिकर है वो सप्लाई नहीं होती, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की है, वही सप्लाई होती है। तो शायद उसका असर ना पड़े शायद, अब पता नहीं एग्जैक्टली, इस खबर को पूरा ढंग से समझना होगा। कुणाल जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी कुणाल जी कहिए। अनिल जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोच है कि जो प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं उनको तो इंडिया नहीं मानना चाहिए अनिल जी। फिर चाहे उसका किसी भी कंपनी का वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो, नेस्ले का हो या कोलगेट का हो, बनते तो इंडिया में ही है और एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में जनरेट होता है। तो अनिल जी मुझे नहीं लगता कि जो इंडियन प्रोडक्ट है, यानी कि जो हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चर हो गया है, उस पर रोक लगाई गई होगी। मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं उस पर ही बैन होगा। नहीं, तो कुणाल जी, कैंटीन में क्या इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी बिकते हैं क्या? वहाँ इंपोर्ट भी होते हैं? नहीं अनिल जी, वैसे तो इंपोर्टेड सामान नहीं है, लेकिन जैसे आशु जी कह रहे हैं कुछ एक सामान, छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद इंपोर्टेड मिलती होंगी कैंटीन में, उन्हीं पर रोक होगी। अनिल जी एक सेकंड। जी आशु जी बोलिए। अनिल जी, हाँ अनिल जी ऐसा ना, ये जो हर चीज में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे शायद वीआईपी बैग भी बिकता है और अमेरिकन टूरिस्टर और डेल्सी भी बिकता है। तो ऐसी कुछ चीजें होंगी ना जो अनिल जी डायरेक्ट हैं वो। और आपने ये बात भी ठीक बोला, वहाँ पे IMFL मिलता है, वहाँ पे ब्लैक लेबल, रेड लेबल और शिवस रीगल नहीं मिलेगी, आपको IMFL मिलता है।
तो इसलिए अनिल जी वो जो इम्पैक्ट है ना बहुत थोड़ी सी चीज़ों में आएगा। जैसे मैं अपेरेंटली मैं यूज़ नहीं करता हूँ उस चीज़ को, मतलब कैंटीन को यूज़ नहीं करता हूँ, बट आई थिंक ये जैसे कुछ डेल्सी या अमेरिकन टूरिस्टर नहीं मिलेगा, वीआईपी मिलेगा, ऐसे कुछ जो डायरेक्ट ब्रांड्स है ना, सिंगल ब्रांड, उसमें हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों में इफेक्ट आए, और वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है अनिल जी। पता नहीं बंसल जी मुझे बहुत तनाव में दिख रहे जब से मैंने खबर पढ़ी है। बंसल जी के मुझे लगता है 2 ही सोर्स है सस्ती लिकर के, एक तो वो कौन सी ड्यूटी फ्री और दूसरी कैंटीन्स। अगर दोनों ही जगह अगर इस तरह से लोग है ना, मतलब सरकार मतलब कैसे कि बंसल जी अगर 70% कोरोना सेस लग गया आपके ऊपर दिल्ली में और इधर कैंटीन वाली सस्ती भी आपके हाथ में नहीं है, आपका क्या होगा बंसल जी? मैं तो यही सोच के मतलब मुझे, और ऊपर से मार्केट में मंदी है। बताइए बंसल जी क्या होगा आपका? देखिए अनिल जी, उससे पहले तो अनिल जी मैं ये बताता हूँ कि आशु जी के पास जो जानकारी है कि शिवास रीगल और ब्लैक लेबल कैंटीन में नहीं मिलती, अनिल जी ये जानकारी गलत है। 100% अनिल जी कैंटीन में अवेलेबल है चीजें, और अनिल जी मैं इन चीजों से अनिल जी ऊपर हूँ। मेरे को अनिल जी फर्क नहीं पड़ता है, जो एंजॉय करने को है उसको एंजॉय करना है। जो प्राइस है अनिल जी मार्केट में काम करते हैं, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। बट अनिल जी मैं कैंटीन की सुविधाओं का उपयोग करता हूँ, तो अगर बैन लगेगा तो थोड़ी बहुत जी 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 अनिल जी मैं कैंटीन की सुविधाओं का उपयोग करता हूं मैं, तो अगर बैन होगा तो फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। ओके ओके इस बीच हमारे संदीप ग्रोवर हैं जो हमारे रिसर्च हेड, वो बता रहे हैं कि उनके फादर इन लॉ एयरफोर्स में है और उनका ये कहना है कि भाई कैंटीन में फॉरेन लिकर मिलती है, तो वो फॉरेन लिकर जो कैंटीन में मिलती है वो बंद हो जाएगी। और अब कौन सी वाली क्या यूबीएल यूएसएल के प्रोडक्ट भी बंद होंगे? संदीप रिसर्च भी कर रहे हैं, चैनल चेक भी कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग खबर है, इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे एग्जैक्टली क्या कुछ हो, लेकिन इसको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि खबर बड़ी है और जो कुछ भी एक्शन होगा उस पर हम देखेंगे। अच्छा, इस बीच वेदांता की डीलिस्टिंग पर भी हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ेंगी, जो हमें डिटेल बताएंगे कि वेदांता की डीलिस्टिंग से जुड़े क्या सवाल हैं, क्यों स्टॉक ऊपर से नीचे आ गया। इस पर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार हैं पूरी रिसर्च लेकर, तो चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए। आप देखें तो इन स्टॉक की जो वैल्यूएशंस है काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं। साथ ही एक और खास बात कि इनकी जो हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी है, इससे कंपनी को भारी भरकम डिविडेंड आता है। इस साल अगर आप देखें तो करीब 4,525 करोड़ का डिविडेंड आया है, और प्रमोटर जो है इस डिविडेंड को वेदांता के प्रमोटर्स के साथ नहीं आपकी जगह शेयर होल्डर्स के साथ नहीं बांटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि अब इससे पब्लिक लिमिटेड से कंपनी को बदलकर प्राइवेट कर दिया जाएगा, यानी ये डीलिस्टिंग ऑफर लेके आएंगे। कल कंपनी ने जो एक्सचेंज पर नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें कहा गया है कि करीब 87 रुपये 50 पैसे का एक इंडिकेटिव प्राइस के थ्रू ये ओपन ऑफर लेके आएंगे। लेकिन अनिल जी, ये 87 रुपये 50 पैसे का जो ओपन ऑफर है, इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो ऐसा लग नहीं रहा कि इनके जो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया वो सफल हो पाएगी, क्योंकि आप सबसे पहले इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझिए। प्रमोटर के पास करीब 50% हिस्सेदारी है, और जो नॉन प्रमोटर ग्रुप है वो उसके पास भी फिर स्वाभाविक है कि 50% हिस्सेदारी है। लेकिन जो संस्थागत निवेशक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कंबाइंड म्यूचुअल फंड्स को देख लें तो करीब 11% होल्डिंग्स है। विदेशी निवेशकों के पास करीब 15% है, LIC के पास करीब 6.3% है, सिटी बैंक के पास करीब 4.4% हिस्सेदारी है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ये स्टॉक को करीब, मैं तो नहीं मानता हूँ कि 87 रुपये 50 पैसे पे गिव अप करेंगे, क्योंकि आप इसके वैल्यूएशंस को देखिए। सबसे पहले कि 52 हफ्तों की ऊंचाई से अगर आप देखें तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। इस स्टॉक का जो उच्चतम स्तर है वो करीब 494 रुपये का है, यानी यहाँ से भी अगर आप देखें तो स्टॉक में 83% की डाउनसाइड देखी जा चुकी है। यानी भाव के हिसाब से तो कहीं भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आता, और वैल्यूएशंस भी बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रही है, क्योंकि आप प्योरली अगर आप बुक वैल्यू भी देखें तो इस कंपनी की बुक वैल्यू FY19 के अंत तक करीब 178 रुपये की आती है। एक क्विक वैल्यूएशन का एक एंटरप्राइज वैल्यू एक तरीका है वैल्यूएशन जानने का, तो एंटरप्राइज वैल्यू प्रति शेयर को अगर आप कैलकुलेट करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की है। 191 रुपये 15 पैसे के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू प्रति शेयर आती है। और जो कैश पोजीशन है, जिस तरह का बिजनेस है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में ऑयल एंड गैस है, मेटल में
सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है, करीब 8,600 करोड़ की तो कंपनी के पास नकदी है, यानी 22 रुपये तो कैश प्रति शेयर की वैल्यू ही आ जाती है। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो जितनी भी सफल डीलिस्टिंग की प्रक्रिया हुई है उसमें जो बेस प्राइस है उसके बाद जो डिस्कवरी प्राइस आया या फिर डीलिस्टिंग हुई वो काफ़ी ऊंचे दाम पर हुई। मिसाल के तौर पर आप पोलारिस का केस देख लीजिए, यहाँ पर बेस प्राइस था करीब 232 रुपये, लेकिन डीलिस्टिंग हुई 480 रुपये पे, यानी डीलिस्टिंग 107 रुपये 107% ऊपर हुई थी। एसआर ऑयल के केस में देखिए बेस प्राइस 146 रुपये था, डीलिस्टिंग हुई 262 पे, यानी यहाँ पर भी 80% की अपसाइड दिखी गई थी। यानी स्थिति साफ है कि अगर आप देखें कि अगर प्रमोटर को असल में डीलिस्टिंग करनी है तो ये जो इंडिकेटिव प्राइस इन्होंने दिया है इसे मिनिमम दुगना करना पड़ेगा, तभी जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, तो इस प्राइस पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और देखते हैं बोर्ड मीटिंग में क्या निकल कर आता है। 5 दिन में बोर्ड मीटिंग है, वहां से क्या प्राइस निकल कर आता है, पर इस भाव पे तो डीलिस्टिंग नहीं होगी या फिर इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और डीलिस्टिंग फेल भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये है आपके लिए वेदांता। आज सुबह भी इस पर अनिल जी ने खरीदारी की राय दी थी, टारगेट्स आगे, उसके बाद काफी शार्प फॉल भी आया और उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी आती हुई दिखी, तो इस पर आप जरूर ध्यान रखिए। बंसल जी, आपने भी इस स्टॉक को सुबह रिकमेंड किया था, जिस तरह से मुनाफा वसूली हुई है थोड़ी स्टॉक में, अब स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, अगले अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक वेदांता का सवाल है, एकदम उसी भाव पे आ गया है जहां पर आज की मूव शुरू हुई थी। की डाउनसाइड क्लियरली कैप्ड है। देखिए नीचे तो ज्यादा गिरेगा नहीं स्टॉक, नीचे में 85 86 अब एक अहम बेस है, और जो ये बायबैक का प्राइस अनाउंस हुआ है ये एक फ्लोर प्राइस है। ये तो सब जानते हैं दीपांशु की इन स्तरों पे डीलिस्टिंग नहीं होगी। ऊपरी स्तरों पर जो कि 175 176 जिन प्राइसेस की बात हो रही है वहां पे डीलिस्टिंग होती है कि नहीं होती है, मतलब कि ये एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं अलग बात है, बट इन स्तरों पर डीलिस्टिंग नहीं होगी और यहाँ से एक डेफिनेटली एक रिबाउंड देखने को मिलेगा और 115 रुपए से लेकर 120 रुपए तक के भाव शॉर्ट टर्म में वेदांता में यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके और इस बीच भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उसके लेकिन उसके साथ ही मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। इसमें इतने सारे मैसेजेस अभी आए हैं, मजा आ रहा है मेरे को कि जो हमने बात की ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रपोजल आया उसमें आज इतनी जनरल नॉलेज बढ़ रही है कि देखो अभी अभी हमें पता चला कि 3 तरह की कैंटीन होती है। एक तो कैंटीन है वो उसको कहते हैं CPC और ये कैंटीन है मिलिट्री के लिए, नहीं मिलिट्री के लिए CSD और एक है CPC और ये CSD वाली कैंटीन आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, और CPC एक कैंटीन और अलग होती है वो सेंट्रल पुलिस कैंटीन होती है, वो आती है गृह मंत्रालय के अधीन। तो अभी जो ऑर्डर आया वो CPC कैंटीन के लिए यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन जो कैंटीन्स है। अभी इसमें बहुत सारा लाइफ में कंफ्यूजन है, किसको विदेशी माना जाए किसको देशी माना जाए। सपोज डियाजियो जो मैकडोवेल की प्रमोटर है वो 100% विदेशी कंपनी, तो क्या उसको विदेशी मानेंगे देशी मानेंगे, तो ढेर सारे कंफ्यूजन है, बहुत कुछ है। तो मेरा पॉइंट यही है कि फिर ऐसे में अगर आप एक बार अपनी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कुछ ना रखें, HUL हमने जो रिकमेंड किया था हालांकि नीचे में 1981 होकर आया है, लेकिन आप एक बार एग्जिट कर लें, पता नहीं इसकी एक बार पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी डिटेल में और ज्यादा कि किस तरह की कंपनियों पर असर पड़ेगा और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। और कैंटीन भी अलग अलग तरह की है, पुलिस की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, आर्मी की अलग है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। मुझे बहुत सारे तो हमारे पुलिस के और सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं वो मैसेज भेज रहे हैं कि ढेर सारे ये सारे हैं। तो चलिए ये डिटेल हम थोड़ी और आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग खबर है कि कम से कम गृह मंत्रालय ने एक कदम उठाया है। इसके आगे लंबे क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या परिणाम होंगे वो देखने लायक होगा। चलिए फिलहाल भसीन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बिगुल भसीन साहब के लिए भसीन के हसीन शेयर। भसीन साहब अपडेट देना चाहेंगे पहले? हाँ सर, आपको अभी 2 बजे कॉल दी थी, एक लिया, एक था IDFC फर्स्ट 21.25 21.5 में 23 23.5 का टारगेट वो बुक करा दिया, 22.65 में उसने हाई मार दिया, आज ही आपको 5% मिल गए। और दूसरा था गोदरेज प्रॉपर्टी 630-32 पे, उसको भी 665 पे हमने बुक करा दिया, इंट्राडे में आपको ऑलमोस्ट 8% रिटर्न मिल गया सर। आप कहें तो मैं दोनों आज के कॉल तो ये दोनों बेच दिए जाए। तो गोदरेज प्रॉपर्टी और IDFC फर्स्ट बैंक में से निकल जाना चाहिए, राइट? करेक्ट,
बुक्ड एंड सील्ड सर। ओके ओके परफेक्ट। चलिए ये दो स्टॉक से एग्जिट कर लें। और अब ये है आपके लिए अगले कॉल्स भसीन साहब की तरफ से BTST कॉल। भसीन साहब बाय कॉल्स हैं? एक बाय एक सेल है सर, और एक अपडेट है, नेस्ले ने 16,475 मारा है। अगर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस 16,350 था, अगर आप बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं। 17,150 में दिया था आपको, 16,350 का टारगेट 16,475 है, वो भी बुक कर सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड। ओके नेस्ले का भी बिल्कुल अभी अभी नेस्ले 5-6% जोर से गया है और ये आपके टारगेट्स हैं 16,250, 16,150 उसके आसपास आ चुका है। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एंजॉय कीजिए। अब आ रहे हैं भसीन साहब की तरफ से दो बड़े कॉल और दोनों बाय हैं। तो बताइए सर आज का पहला BTST कॉल्स। बाय एक सेल है सर, बाय है। आज बैंक्स बहुत स्ट्रांग है और हमें लगता है बैंक्स के लिए PSU बैंक्स में जरूर रिलीफ आएगा। तो टॉप पिक है कैनरा बैंक, शेयर चल चुका है, 88 का हमारा बाइंग टारगेट है, 8350 का स्टॉप लॉस रखिए और 95 to 97 का टारगेट इसमें आ सकता है इन द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज। तो कैन बैंक इज माय टॉप बाय। ओके कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राह है। कैश के लेवल्स में आपके सामने रखा हूँ। कैनरा बैंक में 89 के आसपास, 89 हाफ के आसपास यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। 83 हाफ का स्टॉप लॉस है, 95-97 का टारगेट। ये पहली पिक है भसीन साहब की तरफ से BTST के तौर पर। बताएं सर दूसरा स्टॉक कौन सा है जो आप खरीदना चाहते हैं? हाँ सर बेचने के लिए है, बेचने के लिए है। पहले भी मैंने किया था और इसमें हमने प्रॉफिट बुक कराया था। बर्जर पेंट 460-462 है, 469 का स्टॉप लॉस रखिए, 440 का टारगेट होएगा नियर टर्म में, और अगर थोड़ा होल्ड कर सके तो यू कैन इवन सी 432 ऑन द डाउन साइड। ओके बर्जर पेन में बिकॉली करने की राय। कंजम्पशन के जुड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की राय लगातार भसीन साहब दे रहे हैं और बर्जर पेन में भी यहाँ पर फ्यूचर्स के लेवल देख लीजिए और यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। बर्जर पेन में ऊपर की तरफ यहाँ पर बिकॉली करने की राय बर्जर पेन्स में आती हुई दिख रही है। 460 लेकिन थोड़ा ऊपर में बेचे, 460-462 थोड़ा नीचे आ गया है। 452 यहाँ पर नहीं, 460-462 आ जाने दें, वहां पर बेचे। और 440 और 432 दो टारगेट के लिए, 469 469 का स्टॉप लॉस है। एक चीज और बता दूं भसीन साहब, जो भी टारगेट देते हैं एग्जैक्टली अगर आप टारगेट के आसपास दिन के दौरान या कम समय में वो टारगेट्स आ जाएं तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लें और प्रॉफिट बुक कर लें। जैसे आज भसीन साहब ने कहा, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है 22-65 का हाई बना दिया, तो थोड़ा थोड़ा आप भी अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करना शुरू करें। बिल्कुल 100% डिपेंडेंट न रहें कि आकर बताएंगे, क्योंकि 24/7 ATM तो है नहीं कि हर वक्त हर चीज बता ही पाएं। तो थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से भी डिसीजन लेना शुरू करें। लेकिन हाँ ब्रॉडली आपको डायरेक्शन और लेवल का अंदाजा है तो अपना अपना प्रॉफिट या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक करते चले। क्योंकि अब जैसे भसीन साहब कह रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छे बढ़ गए। जब एकदम से बढ़ जाएं, लंबे समय के लिए दें और जल्दी से बढ़ जाएं तो पैसा भी आपको ले लेना चाहिए। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। शुक्रिया भसीन साहब। दो बेहतरीन और पिक्स आपने दी, एक कैनरा बैंक खरीदने की और दूसरा बर्जर पेंट्स बेचने की। ये है BTST कॉल्स भसीन साहब की तरफ से। ओके परफेक्ट, ये है आपके लिए राय। अब आइए आखिरी 10 मिनट बचे हैं और उस लिहाज से बस दीप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं आपको आखिरी 10 मिनटों की स्ट्रेटेजी बता दूंगा 3-20 की। तब तक एक सवाल आप ले लें। बिल्कुल अनिल जी, और स्ट्रैटेजी का इंतजार रहेगा क्योंकि इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा है आज पूरे के पूरे दिन। और जैसे कि भसीन साहब बोल रहे थे PSU बैंक्स में आज बढ़िया मूवमेंट है, तो कैनरा बैंक अच्छी मूव दिखाई रहा था, रेडार पर भी आ रहा था। जहां तक है वायदा कारोबार में चौथा सबसे बड़ा गेनर है, 12% की रैली आ रही है जहां तक कैनरा बैंक का सवाल है। और IDFC फर्स्ट में भी अच्छी मूव आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी मूव दिखा रहा है, रैमको सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अदानी पावर पर भी अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है। और अदानी पोर्ट्स पर नजर डालिए तो 6% की तेजी वहां पर भी आपने बनती हुई देखी है। तो मूव्स तो अच्छे ही हैं आज बाजार में, देखते हैं कि ये सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, M&M फाइनेंस, इस पर 177 178 के लेवल्स अब आते हुए आपको दिख गए हैं। किरण जी, यहाँ पर कुछ करना चाहिए क्या? बिल्कुल रेजिस्टेंस के नजदीक आ चुका है। नेकलाइन की वैल्यू करीबन 179 की है और 180 में बहुत बड़ा ऑप्शन बैरियर है, पर चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। अगर कल सवेरे ये लेवल्स 178 179 निकलता है तो बिल्कुल लॉन्ग करने की सलाह है। और फिर पोजिशनली मुझे लगता है कि 200 के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि ये ₹2 के लिए रुकना चाहिए। कल अगर सवेरे फर्स्ट हाफ में ये निकलता है ये लेवल्स तो बिल्कुल बाय करने की सलाह होगी।
ओके, ठीक है, नजर रखते हैं जहां तक M&M फाइनेंस का सवाल है। वागले साहब, IGL आज थोड़ा प्रेशर में आ रहा है, गेल पर भी हमने आज सुबह बिकवाली देखी, पेट्रोनेट भी प्रेशर में था। IGL पर क्या करना चाहिए? एक शॉर्ट ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, फिलहाल तो 2% नीचे है। नहीं दीपांशु, वेट करना ही ठीक होगा। 466 के नीचे अगर ये जाता है, अभी 472 472.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मैं कहूँगा ब्रेकडाउन आएगा। 466 में सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, और 466 480 ये मेरे लिए स्टॉक की रेंज है। ओके, 466 480 ये एक रेंज रहेगी जहां तक IGL का सवाल है, पर मूवमेंट हमने आज इसमें भी देखा है। नितिन जी, ग्लेनमार्क की चार्ट अगर आप देखें तो आज की फार्मा बिकवाली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये क्या ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है या फिर ऐसे ही रहने वाला है? 320 से 350 के बीच में है, बट अगर प्रीवियस आप जिस तरीके से रोलोवर्स और ओपन इंटरेस्ट पोजीशन देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न इसको हम बोलते हैं टेक्निकली, और रोलोवर्स में भी है, ये पॉजिटिव रोलोवर्स के साथ है। इसके ब्रेकआउट होंगे 350 के ऊपर। जब तक ये 350 के नीचे है तो ये हम मान के चलेंगे कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, 330 से 350 की रेंज है, बट 350 ब्रेक करते ही 375 से 380 तक हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट लेना चाहिए, और इसकी बाइंग हमें 350 के ऊपर करनी चाहिए 370-75 के टारगेट के लिए। ओके, 350 के ऊपर जाए तो फिर 370 के टारगेट लिए आपको बाइंग करनी चाहिए, जहां तक ग्लेनमार्क का सवाल है। आज ट्रेंड बक कर रहा है। बंसल साहब, मैरिको ये भी एक ओके, उस पर बात करें इससे पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी तैयार है, आखिरी 5 मिनट बाकी हैं, बिल्कुल बचाते हैं। अनिल जी, ग्लोबल अपडेट में मेरे पास ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं सर, एक्सेप्ट कि डाउ फ्यूचर्स में तेजी आ गई है। अब तो जो हम 50 अंक ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स में 1 घंटा पहले, अब 150 अंक ऊपर हैं। तो डाउ अच्छी शुरुआत के आपको इंडिकेशन जरूर दे रहा है। हालांकि यूरोप के बाजारों की हालात नहीं बदले, अभी भी 1.5 से 2% नीचे ही हैं इस समय, बट डाउ फ्यूचर्स में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। ओके, तो चलिए, डाउ फ्यूचर्स मजबूत है और हमारे यहाँ क्लोजिंग ठीक है। नोट मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत मजबूती वाली है और ऐसा भी नहीं है बहुत कमजोरी वाली है, तो ब्रॉडली हम मजबूती की तरफ ही ज्यादा मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ दिखा रहा है ट्रेड, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कल थोड़ा सा आप एक मजबूती वाला ट्रेड देख सकते। तो फिलहाल मेरा ये मानना है कि एक बार आज चूंकि पैकेज का भी ऐलान होना है, तो काफी कुछ आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उससे आइडिया लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया है कि आप न्यूट्रल होके जाएं, ज़्यादा ठीक है। न तेजी की पोजीशन रखना ठीक है, न मंदी की, और फिर भी रखना है तो फिर कवर्ड स्प्रेड के साथ जाएं, कि समझिए तेजी का आपका व्यू है तो 9,500 का कॉल ले लिया, सामने 9,700 9,800 का बेच लिया। मंदी का व्यू है तो 9,300 का पुट ले लिया, सामने 9,100 का बेच दिया। वो करें। मैं एक दिन वेट एंड वॉच वाले मूड में रहूंगा, तो मैं देखना चाहूँगा कि जाने दें, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो नोटा है कल के लिए कुछ भी नहीं। ओके, तो नोटा रहेगा कल के लिए कुछ भी नहीं इस समय आपको करना चाहिए। अब देख रहे हैं निफ्टी 9,400 के थोड़ा नीचे है इस समय, वहीं पर क्लोजिंग के संकेत दे रहा है। और बैंक निफ्टी जहां पर आज बेहतरीन एक्शन रहा है, बट वहां पर भी मुनाफा वसूली हुई है। हालांकि फिर भी 750 अंक ऊपर क्लोज होगा, बट 19,750 के नीचे, बल्कि 19,750 से 100 अंक नीचे 650 के आसपास क्लोजिंग आपको वहां पर भी दिख रही है। तो अच्छा मूव आया है, पर देखते हैं कि ये कल सस्टेन होगा कि नहीं। एक्सपायरी का दिन है। एक क्विक कॉल बंसल जी मैं आपसे मैरिको पर लेना चाहता था इससे पहले कि हम क्लोजिंग में आए। ये भी आज रेंज में रहा है, इसने आज की जो कंजम्पशन में थोड़ी मुनाफा वसूली आई है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है। यहाँ पर कोई मूव है 306 307 के आसपास? देखिए, एक गैप के साथ यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, और जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल रुझान है, मैं तो दीपांशु थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करूंगा नई कुछ भी पोजीशन लेने के लिए। बट किसी ने अगर ऑलरेडी ले रखा है तो 305 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। नई खरीदारी के लिए दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, तो उधर नजर रखनी चाहिए। ओके, ठीक है, पर आज रेंज बाउंड मूवमेंट आया है, इसमें कंजम्पशन की बिकवाली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। देख लेते हैं आज का एक्शन फिर कैसे रहा है। आखिरी सेशन में हमने आखिरी कुछ मिनट में हमने देखा जी एंटरटेनमेंट जो हमारे ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, वहां पर भी आपने अच्छा मूवमेंट देखा, 8% की रैली आई।
एक्सिस बैंक यहां पर अच्छा मूव आया, 7% की तेजी। L&T यहां पर 6.5% की अप मूव आई। अल्ट्राटेक भसीन साहब की पिक, सुबह से सीमेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, यहां पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है और अच्छी गेन्स के साथ ही यहां पर क्लोज होता दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स, वागले साहब ने इस शो में रेकमेंड किया था, अच्छी गेन्स वहां पर भी आपने आती हुई देखी हैं आज के क्लोजिंग सेशन में। PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स दोनों का ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। ICICI बैंक, SBI दोनों ही मूवमेंट में थे। HDFC बैंक में आज अच्छी खरीदारी हुई है नतीजों के दम पर। कोटक बैंक में भी आपने आज अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही बढ़िया एक्शन में रहे। श्री सीमेंट जो फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड था वहां पर काफी एक्टिव रहा ये स्टॉक। JSW स्टील में आपने अच्छा मूवमेंट देखा। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो इन सभी में एक्शन अच्छा था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज कल की बिकवाली के बाद आज आपने रिकवरी भी आती हुई देखी। सिर्फ 5 स्टॉक्स जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। नेस्ले नतीजों के दम पर 5% की गिरावट आई है। ब्रिटानिया भी वीक था, HUL भी वीक था, तो कंजम्पशन वीक था और साथ ही IT में थोड़ी बिकवाली थी। फार्मा और टेलीकॉम स्टॉक्स भी हल्के से प्रेशर में रहे, ज्यादा इन्होंने आज की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करा। वायदा कारोबार की बात करें तो एक बार फिर बैंक्स और NBFCs यहीं पर आपने बढ़िया एक्शन देखा और PSU बैंक्स में आज काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन था। PSU स्टॉक्स में एक्शन भी था, तो लगातार सर्किट पर सर्किट लगाया BHEL में और अब 25% की तेजी के साथ बंद हो रहा है BHEL। REC, PFC ये स्टॉक भी एक्टिव थे। कॉनकॉर, सुबह इसके बारे में बात करती, यहाँ पर भी अच्छा मूवमेंट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगभग 9% गेन्स के साथ क्लोज होता दिख रहा है। भसीन साहब के पिक, कैनरा बैंक 12.5-13% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। बंधन बैंक में आज आपने खरीदारी देखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, L&T फाइनेंस इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आई। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF ये दोनों भी एक्टिव रहे। साथ ही आप देखें तो NMDC में 6% की तेजी देखने को मिली। अंबुजा, AC ये दोनों स्टॉक्स काफी एक्टिव थे। एस्कॉर्ट्स एक बार काफी अच्छी दौड़ लगाता हुआ। बाटा इंडिया 1400 के लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखा और अच्छी खरीदारी आपने देखी आज जुबलेंट फूड में भी। अपोलो टायर्स, साथ ही इन्फो एज, मन्नापुरम, सीमेंस, कोल इंडिया और पेज इंडस्ट्रीज कुछ और एक्टिव स्टॉक्स रहे। तो अनिल जी अच्छा दिन रहा ट्रेड का, पर वो लेवल्स सर जो स्टार्टिंग में आए वो दोबारा क्रॉस नहीं कर पाए और 9400 के नीचे प्रोविजनल क्लोज का फिगर आ रहा है और 19650 पर निफ्टी बैंक का प्रोविजनल क्लोज आ रहा है। सर दीप ठीक है, मतलब बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं है, कि ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब बंद हुए हों। 9400 के आसपास बंद होना ठीक है। 9375, 9350 के नीचे बंद होते तो ज़्यादा खराब। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि दिन के लोअर पॉइंट की तरफ आप बंद हुए हैं, स्पेशली निफ्टी पर 9351 का लो है, 9383 पर आप बंद हो रहे हैं, तो उतनी मजबूती तो नहीं है। लेकिन ठीक है, डाउ फ्यूचर, और सबसे बड़ी बात यह कि जब डाउ फ्यूचर 200-150 अंक ऊपर है फिर भी हम मजबूती नहीं दिखा पाए। तो और मैं डेटा में देख भी रहा था, ज़्यादा कोल राइटिंग हुई है। अब एक तरह से वैसे अच्छा भी है कि थोड़े शॉर्ट्स हैं और अगर फर्ज करें कि डाउ काफ़ी मजबूती से ऊपर आ जाए और आज अभी थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वित्त मंत्री जी की, अगर उसके बाद कुछ एक्शन हो जाए तो मज़ा भी आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ये क्लोजिंग आपके लिए। आज शाम का क्या कुछ है, आज का शाम का 6 बजे का शो है। कोरोना से जंग के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के सुपर बूस्टर पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही पीएम ने आत्मनिर्भर होने का मंत्र भी दिया है। पीएम ने लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए वोकल होने के लिए भी कहा है। तो प्रधानमंत्री के पैकेज की डिटेल्स की घोषणा तो अभी थोड़ी देर में वित्त मंत्री जी करेंगी 4 बजे। लेकिन इस सबसे बड़े आर्थिक पैकेज से हमारी इकोनॉमी की दिशा कैसे बदलेगी, मिडिल क्लास को इस पैकेज से क्या कुछ मिलेगा, इसी पर करेंगे हम चर्चा शाम 6 बजे। आपकी खबर आपका फायदा में जरूर देखिएगा। पीएम का ऐलान, FM का प्लान, ये है शाम का 6 बजे का शो आपके लिए, तो ये आप मिस मत करिएगा। ओके, ये है हमारा आज का खास शो। इस बीच अगर फाइनल क्लोजिंग आ गई है तो मैं आपके सामने रख दूं। नहीं, फाइनल क्लोजिंग नहीं, अभी तक प्रोविजनल क्लोजिंग ही है। तो ये आपके सामने इस वक्त 187 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है। ये आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, आशु सर, आपका भी धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का कवरेज होगा आपके लिए।